पेटेंट एक्ट हमारा 1970 में आया है इंडिया का। इट इज़ कंट्रोल अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो जब आप कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं जो आपकी इन्वेंशन है, उसके राइट्स आप पे महदूद हो, वो राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट दिया गया है, पेटेंट्स एक्ट 1970। तो व्हाट यू डू, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, उसको अप्रोच करेंगे। पेटेंट ऑफिस उनका अलग है, सारे राइट्स के अलग अलग ऑफिस हैं। जैसे आपका पेटेंट ऑफिस है, जीआई ऑफिस, सब जो हमारा आज का मेन है वो चेन्नई में है। तो पेटेंट के लिए जब आप अप्रोच करेंगे, एक सबसे ज़्यादा इन 7 जो IPRs हैं, सबसे टफेस्ट टू गेट इज़ पेटेंट। किसी चीज़ को पेटेंट करवाना वो बड़ी टफ चीज़ है। तो उस राइट को सिक्योर करने के लिए, मतलब आप क्यों सिक्योर करेंगे उस राइट को? पेटेंट, अगर आपने कोई इन्वेंशन किया, आप पेटेंट इसलिए करवाते हैं ताकि कोई और आपकी इजाज़त के बगैर उस चीज़ को इस्तेमाल ना कर पाए। वही वजह है कि आप उसको पेटेंट करवाते हैं। मतलब अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, अगर उसने उसके राइट सिक्योर नहीं किए होते तो सारे उसकी इजाज़त के बगैर ही कर देते, उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता। अल्टीमेटली मेन एम तो टू गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स आउट ऑफ एनी राइट, तो इसीलिए आप पेटेंट करवाते हैं। तो ऐसे ही है आपका ट्रेडमार्क। दूसरा, तो अगर आपका कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, आपने एक नाम रखा, हमारे यहाँ पश्मीन है, जैसे ट्रेडमार्क में हमने रिसेंटली ये काम किया है, जुनैद साहब पीछे बैठे हैं। तो आपने कोई ख़ास एक नाम रखा कंपनी का, लोगो वगैरह, तो आपसे चाहते हैं कि ये कोई कॉपी ना कर पाए, ये कोई यूज़ ना कर पाए। क्यों वो यूज़ क्यों ना कर पाए? वो इसलिए कि क्योंकि आपका जो ये इसमें मेहनत लगी है, बिजनेस आपका सिक्योर हो जाए, और जब इसका नाम मार्केट में आता है तो उस नाम को आप ही यूज़ कर पाए। वो कॉपीराइट, वो एक और IPR है, वो दिस इज ट्रेडमार्क, वो अलग है। वो भी मैं बोलूँगा कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में क्या फ़र्क है। तो अब कोको कोला, लेज, मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, दीज आर ऑल ट्रेडमार्क्स। ऐसे ही हमारे पश्मीना इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जो खास एक नाम रखते हैं अपनी कंपनी का। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप इसको प्रोटेक्ट करें ताकि कोई और इसका इस्तेमाल ना कर पाए। हाँ, अब उसमें अपनी अपनी चीज़ें हैं, अगर मैं उस डिटेल में जाऊँगा कि किस चीज़ को आप नहीं करेंगे, किस चीज़ को कर पाना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये है कि वो यूनिक होना चाहिए। तो हमारे जुनैद साहब का ही मैं एग्जाम्पल लूँगा। यहाँ इन्होंने पश्मीन रखा। पश्मीना अगर हम देखें, ये एक जेनेरिक टर्म है, जेनेरिक है, इट्स नॉट योर, इट्स नथिंग स्पेशल, ये आपकी अपनी चीज़ नहीं है, मतलब ये यू कैन क्लेम। इन्होंने क्या किया, एक अच्छी चीज़ की, इन्होंने EEN लिखा इसमें, PASHMEEN, वो अलग है, इवन दो इट इज़ सिनोनिमस टू पश्मीना, बट इन्होंने EE करके उसका ट्रेडमार्क ले लिया। अभी ले लिया आपने कि रजिस्टर किया था, रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो आप उसको ऊपर लिख सकते हैं। उसमें भी है ट्रेडमार्क में, जब आप अप्लाई करते हैं पहले आप रिसर्च करेंगे कि अपनी कंपनी का नाम जो है वो किसी का तो नहीं है। गूगल से करें या ट्रेडमार्क ऑफिस से आप वेरीफाई कर सकते हैं, उनको एप्लीकेशन लिखिए कि आई एम प्लानिंग टू रजिस्टर दिस पर्टिकुलर नेम और अ लोगो। या तो आप लोगो ट्रेडमार्क कर सकते हैं या किसी नेम को भी ट्रेडमार्क कर सकते हैं। ये किसी के पास ऑलरेडी तो नहीं है, वो आपको बोल देंगे कि नहीं ये है कि नहीं। तो अब अगर आपने किया, व्हेन यू अप्लाई, सो यू आर एलिजिबल, मतलब आपने अप्लाई किया तो आपको पता है कि नहीं है किसी का, तो टिल इट गेट्स रजिस्टर्ड आप उसमें R लिख देते हैं। आपने देखा होगा कुछ सिंबल्स में ऊपर R बोल के अंदर लिखा होता है, कुछ में TM लिखा होता है। व्हेन इट इज़ R तो आप समझेंगे कि इट इज़ इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इसको मिला नहीं है मगर इट इज़ ऑलरेडी इन द रजिस्ट्रेशन। तो उसका मकसद क्या है कि R आपने लिखा, इसका मतलब ये है अगर कोई और वो चीज़ इस्तेमाल करना चाहे वो अप्लाई नहीं कर सकता, इवन तो उसको राइट अभी मिला नहीं है, उस ट्रेडमार्क के बेनिफिट्स जो है, राइट्स जो है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता टिल इट गेट्स रजिस्टर्ड। मगर उसने अप्लाई तो किया है, कोई और उसको ऑलरेडी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो वो उसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो गोल के अंदर वो R लिखने के लिए। तो जब आपको मिल जाता है फिर आप उसमें TM लिख लेते हैं। आपने देखा होगा जो बहुत सारी दुनिया में बड़ी बड़ी
ब्रांड्स हैं उन्होंने ट्रेडमार्क ऑलरेडी कर रखा है। तो आप कुछ ही नेम हो, मतलब ऐसी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको गाइड करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें ना ट्रेडमार्क करवाने की। अगर आपकी कंपनी है ना प्रोफेशनल लेवल पे बनी है और आप चाहते हैं कि कोई यूनिक चीज़ इसका नाम हो, वो आपको गाइड करता है ये चीज़ें अवेलेबल है, अगर आप चाहें आपके फील्ड में ये चीज़ आप रजिस्टर करवाएं तो आपको बिजनेस में फ़ायदा मिलेगा। या अगर आपने खुद सोच के रखा है कोई चीज़, आपको उसके लिए चेक करनी है कि ये किसी ने करवाया तो नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पश्मीना इंडस्ट्री में बहुत, हालांकि यहाँ बहुत काम आया अनफॉर्चुनेटली, ये प्रोग्राम तो होने के लिए था। तो वो चीज़ है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क से ये बेनिफिट है, आपका जो नाम है कंपनी का, आपका जो ये है सेटअप है, इवन वेबसाइट आपकी सिक्योर हो जाती है, कोई कॉपी उसको ले नहीं सकता है, वो आपकी इंटेंजिबल एसेट बन जाती है, वो है ट्रेडमार्क। अब आते हैं कॉपीराइट पे। तो कॉपीराइट सबसे पुराना एक्ट है, इसके प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट्स एक्ट 1957 आता है। तो कॉपीराइट्स एक्ट जैसे ट्रेड, मैंने बोला पेटेंट का 1970 है, ट्रेडमार्क का भी है, ट्रेडमार्क का आई फॉरगॉट, ट्रेडमार्क का आपका है ट्रेडमार्क एक्ट 1999, वो जीआई एक्ट के साथ ही आया है। तो कॉपीराइट सबसे पुराना एक्ट है जो इंडिया में बना है 1957 में। तो कॉपीराइट किस चीज़ को कहेंगे, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कॉपीराइट वाली, खुसूसन वीडियोस या मूवीज़, वो सारी कॉपीराइट हो जाती है। तो इवन सब पिक्चर्स पे आप वो सी गोल के अंदर देखते हैं, तो उसका मकसद यही है कि वो पर्टिकुलर वीडियो या पिक्चर या कोई पेंटिंग कोई कॉपी न कर पाए आपकी इजाज़त के बगैर। तो क्योंकि वो भी आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बोला आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। एक कॉपीराइट एक्ट जो दिया गया है वो उस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही दिया गया है 1957 में, ताकि अगर, तो उसमें क्या है, एक चीज़ मैं सबसे जनरल इसमें बोलूँगा, आप फोटो उठाते हैं, वीडियो उठाते हैं, तो आपका कोई छोटा मोटा वीडियो या फोटो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे चढ़ा के आपने चढ़ाया, उसको कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यूज़ करके उसकी डॉक्यूमेंट्री बना सकती है। तो अगर आपने छोटा सा एक काम किया होता, वो फोटो या वीडियो चढ़ा के आपने उस पर सी गोल लगा के चढ़ाया होता पहली बार, ओरिजिनल क्रिएटर जो है, मतलब ये इसमें आपको समझना, यू हैव टू बी द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ दैट वीडियो और फोटो और वट एवर यू आर ट्राइंग टू कॉल, वो उसके ओरिजिनल क्रिएटर आप ही होने चाहिए। आप घूमने गए कहीं पहाड़ पे, आपने कोई खास वीडियो उठाया, इंस्टाग्राम पे चढ़ाया, तो वो आपकी प्रॉपर्टी है। बस ये है, आपको इतना पता होना चाहिए, ये 7 IPRs में बोल रहा हूँ ना, 7 में यही एक है फॉर विच यू डोंट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन, वरना बाकी 7 चीज़ों में पेटेंट का, जैसे मैंने पहले ही बोला, टफेस्ट टू गेट, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है ही नहीं। इसमें एक ही रिक्वायरमेंट है आपकी, आपने फोटो वीडियो या कोई पेंटिंग बनाई, नीचे गोल लिख दिया, जस्ट वो सी इटसेल्फ इज सफिशिएंट फॉर यू टू गेट कॉपीराइट। वो सबसे आसान है, कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं GI पे आऊँगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या पेपर भेजने पड़ते हैं, तब आपको आएगा समझ कि ये कॉपीराइट इतना आसान इन्होंने कैसे कर दिया। तो वीडियो कोई फ़ोटो उठाया, कॉपीराइट लिख दिया, तो आपका प्रोटेक्ट हो गया। उसका मकसद यही है, कोई अगर उस चीज़ को यूज़ करेगा तो यू कैन क्लेम, आप कोई उसको स्यू कर सकते हैं। तो उसमें जितना आप डिमांड करेंगे, आप डिपेंड है वो कितना वायरल हो गया है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स आप अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत आम हो गए हैं, जब से इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह आ गए, तो किसी का भी आपने उसकी इजाज़त के बगैर ले लिया ना, दे कैन स्यू करना तो आसान है, तो चलो आपने लीगल बैटल में आ गए, लेकिन जब वो डिमांड करेंगे ना आपको पैसों की, तो फिर देने ही पड़ते हैं, क्योंकि कॉपीराइट इज़ अ स्ट्रिक्ट इन्फ्रिंजमेंट, उसमें एक स्ट्रिक्ट लॉ है जिसके तहत आपको जो डिमांड वो करेगा, अगर वो जस्टिफाई हो गई कोर्ट में, तो यू विल हैव टू पे दैट। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, कंटेंट क्रिएटिंग कंपनीज, उनको ख्याल रखना पड़ता है कि हमने कोई चीज़ किसी से कॉपी तो नहीं की है जो कॉपीराइट करके है। अगर आपने कॉपीराइट नहीं किया है तो देन यू विल हैव टू अप्रोच थ्रू अदर वे, कि आपने वीडियो बनाया था, अब अगर खाली छोटा सा सी लगाया है तो फिर आसान रहता है फोटो वीडियो पे, फिर आप
कॉपीराइट जो सेक्शन है IPR में, वहाँ अप्रोच करके वो राइट्स ले सकते हैं। तो चौथा है आपका GI। तो GI पे ही ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। तो GI एक्ट आपका 1999 में आया है। तो जैसे मैंने बोला, इन्वेंशन अगर आप करते हैं तो आप पेटेंट करवाते हैं। तो आप कोई नाम ट्रेडमार्क करना चाहते हैं, आप ट्रेडमार्क करवाते हैं। आप कोई वीडियो फोटो करते हैं तो आप कॉपीराइट करवाते हैं। तो वहाँ बचा क्या, GI किस लिए आया फिर? कोई ऐसी चीज़ जो स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन है, इसी दुनिया में कहीं एक पर्टिकुलर रीजन के में महदूद है, उसका स्पेसिफिक टेस्ट या स्पेसिफिक उसमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक लगी है जो स्पेसिफिक टू दैट रीजन ऑफ द वर्ल्ड है, तो उसको आप GI करवा सकते हैं। तो और एक अच्छी चीज़ है उसमें, देखो पेटेंट आप कोई किसी ऐसी इन्वेंशन का नहीं कर सकते जिसका ऑलरेडी पेटेंट हुआ है। GI एक ऐसी चीज़ है जो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आम हो गई भी हो, वरना मैं बोलूँगा मैंने इन्वेंट किया, पेटेंट करवाने से पहले ही ये आम होगी। आम हो के फिर मेरे लिए टफ है इसको पेटेंट करना, क्योंकि हु विल कंफर्म वेदर आई वाज द ओरिजिनल इन्वेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। GI में ये है, अगर कोई ऐसी चीज़ है एक पर्टिकुलर रीजन में ही मौजूद है और पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ भी गई है, उसमें ये नहीं है कि आप ही ओरिजिनल होंगे, पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ गई है, यू अप्रोच द GI रजिस्ट्री ऑफिस, आपका पूरा उसमें केस है, वो आपको स्टेटमेंट ऑफ केस फाइल करना है। तो उसमें अपना प्रोसीजर है GI रजिस्ट्री में, जो डिटेल आपको बोलूँगा फिर एंड में, वो चीज़ करवा के फिर आप उसका GI करवा देते हैं। वो मैं लेकिन एंड में बोलूँगा, आई विल कीप GI फॉर द लेटर थिंग, क्योंकि उसी पे हमने ज़्यादा डिस्कशन करना है। तो लेट्स कीप GI फॉर साइड। तो एक और है आपका IPR, सेमीकंडक्टर एंड IC लेआउट्स। तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। जैसे आपको पता है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, IC सर्किटरी बड़ी आम चीज़ है, हर एक चीज़ में रहते हैं, मोबाइल फ़ोन्स में, कैमराज में, टीवीज़ में। ये इसके लिए अलग एक रखा, वरना ये भी पेटेंट में आ सकता था, लेकिन इसका स्कोप इतना बढ़ गया था, इसको अलग ही कर दिया गया पेटेंट के अलावा। तो अब अगर आप कोई पर्टिकुलर चिप IC इन्वेंट करते हैं, आपको वो IPR ही अलग दिया गया। तो वो एक्ट ये है उसका, सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड लेआउट्स डिज़ाइन एक्ट 2000, ये 2000 में है। तो ऐसे ही आपका डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक और IPR है। अगर आपने इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कोई ख़ास बनाई है चीज़ जो आपको लगता है कि ये दुनिया में और कहीं नहीं है, उसका भी आप IPR के अंडर प्रोटेक्शन ले सकते हैं। उसका भी अपना डिज़ाइन एक्ट 2000 है, तो वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर ही आता है। इसमें खाली एक चीज़ आप रखेंगे दिमाग में कि प्लांट वैरायटीज़, जो अगला है जो मैं बोलने वाला हूँ, जो लास्ट IPR है, खाली वही है जो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। बाकी जो सारे IPRs हैं वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। तो खाली यही प्लांट वैरायटीज़ है जो एक लास्ट IPR है जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। तो इसका भी एक्ट आया, सबसे लेटेस्ट एक्ट इसी का है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट 2001। तो ये अगर आप सोचेंगे कि इसमें क्या प्रोटेक्शन है, इसमें क्या इन्वेंशन है, इसमें भी बहुत सारे इन्वेंशन है। स्क्वाश हमारा ये यहाँ पर बैठे हैं फैकल्टी, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप अभी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ऐसी हो गई हैं कि हर मतलब एवरी मंथ और सो आप देखते हैं नई प्लांट वैरायटीज़ इन्वेंट हो रही है। तो जो वो प्लांट वैरायटी इन्वेंट कर रहा है उसको वो प्रोटेक्ट करवाता है इस एक्ट के तहत 2001 में जो आया। तो उसका भी मकसद यही है, मॉनेटरी बेनिफिट्स आप पे ही महदूद हो अगर आप चाहें उसको प्रोटेक्ट करवाएं, ताकि कोई और उसको यूज़ न कर पाए। तो ये भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अब हम मेन चीज़ पे आएंगे, GI एक्ट। तो GI एक्ट हमारा 1999 में आया। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, प्रोटेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन, ये दोनों चीज़ें इसमें है, इस एक्ट में, प्रोटेक्शन भी और रजिस्ट्रेशन भी। तो मकसद इसका यही है, अगर कोई चीज़ ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गई है और पर्टिकुलर रीजन में ही महदूद है, तो उस चीज़ को, ताकि उसके बेनिफिट्स वहाँ के लोकल लोगों को ही मिल पाए,
कोई और कंट्री या कोई और एरिया उस चीज़ का बेनिफिट ना ले, उस चीज़ को जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट के तहत आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो हमारे JNK स्टेट में अभी करंटली वी हैव रजिस्टर्ड 7 आर्टिकल्स हैंडक्राफ्ट में। तो ये भी एक चीज़ मैं बोलूँगा कि 4 चीज़ें हैं जो आप GI एक्ट यूज़ करके अपना आप फ़ायदे उठा सकते हैं GI एक्ट के तहत। एक तो ये है कि आप जो उसके साथ वाबस्ता है लोग, आर्टिज़न हो या फार्मर्स हो, क्योंकि आप दोनों चीज़ों का करवा सकते हैं। पहला GI जो कंट्री में हमारा हो वो दार्जिलिंग टी का ही हुआ है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का फर्स्ट GI ऑफ द कंट्री। तो जो हमारा जो पश्मीना है इट कम्स एट 46। तो आप एग्रीकल्चरल आइटम का भी GI करवा सकते हैं और आप हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल का भी GI, यही 2 मेन GI हैं। कुछ कंट्रीज़ में मैं बोलूँगा इवन सर्विसेज कैन बी GI रजिस्टर्ड। इंडिया में नहीं है कोई ऐसी सर्विस है जो स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती है सर्विस, तो उन कंट्रीज़ में आप उस सर्विस को भी GI करवा सकते हैं। यहाँ तो खाली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और ये अभी सैफरन भी हमने रिसेंटली करवाया था। तो अब बहुत सारी और चीज़ें चाह रहे हैं डिपार्टमेंट के ना गवर्नमेंट के अंदर, जैसे वाजवान की कह रहे हैं, वाजवान से हम GI में ही काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको GI करवाने का फ़ायदा है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं वो फजूली हैं। जैसे अभी ये मैं बोल रहा हूँ वाजवान, अब वाजवान का करवाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा वैसे है नहीं। अब सैफरन का आपने करवाया, यस सैफरन का फ़ायदा है क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैफरन्स अवेलेबल इन द मार्केट। अब डिबेटेबल है कि आप जब GI करवा रहे हैं ये खास आपका ही है, अब स्पेनिश है या ईरानियन है, इन तीनों में सबसे खास क्या है? तो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जिन्होंने ये GI करवाया उसका भी स्टेटमेंट ऑफ केस है, उन्होंने हमें ही दिया था CBI को ही। तो पहले 6 महीने तो हमने उस पर काम किया था, फिर लेटर ऑन इट वाज शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो फिर अल्टीमेटली उन्हीं को मिला था, उन्होंने सोसाइटी के थ्रू करवाया था। तो उसमें लेकिन फ़ायदा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसमें फ़ायदा क्यों है क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ सैफरन है दुनिया में। अब हमारा कश्मीर का सैफरन है, उसका एक यूनिक फ्लेवर है, यूनिक टेस्ट है। वो क्यों है? उस पर साइंटिफिक पूरा स्टडी करके ही उन्होंने प्रूव किया। क्योंकि जब आप GI करते हैं तो मैं बोलूँगा यू हैव टू प्रूव दैट इट इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रीजन, तभी तो आपको अभी चीटेड, आपको नकली चीज़ दे के आपको असली के नाम पे बेच सकते हैं। तो लोकल जो कल्चरल वैल्यू है उस चीज़ का, और फ़ायदा जो इसका तीसरा फ़ायदा है वो ये है कि वो कल्चरल चीज़ आप इसकी प्रोटेक्ट कर पाते हैं। मतलब हमारा जो पश्मीना है जो सबको पता है, ये खाली बिजनेस नहीं है, ये हमारा कल्चर पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। पश्मीना या शॉल या जो बाकी GI हमारे होंगे, ये भी एक फ़ायदा है इससे। तो और चौथा जो सबसे मेन फ़ायदा है इसका, मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ आर्टिजन्स एंड ग्रोवर्स वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं इसकी क्वालिटी के लिए, तो इसका मार्केटिंग ज़्यादा हो जाता है, इसकी सेल्स बढ़ जाती है। जो हमारे केस स्टडी में अगर आप देखेंगे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने PhD स्टूडेंट्स भी कुछ हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स भी दिया, ऑनलाइन भी है वो, इवन 2 का तो मैं भी गाइड था। उन्होंने पूरा स्टडी किया, फिर अल्टीमेटली प्रूव भी किया कि हाउ इट हेल्प्ड इन अ वे। पश्मीना में तो आपको भी, पश्मीना वालों को तो पता ही है, अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा कि ये पश्मीना काम लगभग ख़त्म ही हो गया था, हैंडस्पन जो है मेन, क्योंकि आपके पास कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं था। मतलब आप बोलते थे कि हाँ भाई ये हाथ का है, मशीन का है, मगर हाउ टू प्रूव दैट, हाउ टू डिफरेंशिएट दैट, आपके पास कोई टूल नहीं था। तो ये टूल आया आपको GI रजिस्ट्रेशन से ही कि ये है। तो प्रोसीजर क्या है, मैं आप प्रोसीजर बोलूँगा। GI रजिस्ट्रेशन में आपका प्रोसीजर क्या है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए? कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं GI में रजिस्टर करवाएं, आपको पहले वो लोकेट करनी है कि इसमें है लीगल ग्राउंड सही कि नहीं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स GI में अप्रोच करके आप पूरा केस स्टडी करवा के और लीगल फर्म को हायर करके, मतलब ये नहीं है कि आप खुद ही करें, यू यूजुअली हायर अ लीगल फर्म। हमने भी आनंद एंड आनंद एसोसिएट्स एक फर्म है सुप्रीम कोर्ट की, वो एक्सपर्ट्स हैं पेटेंट GI में। एपेलेट बोर्ड ख़त्म कर दिया गया, पहले बोर्ड स्टडी करता था। तो क्या होता है, आप जब लोकेट करेंगे उसकी स्पेसिफिकेशंस डिसाइड कर देंगे उस चीज़ के, जिस चीज़ का आप GI करना चाहें। मैंने जैसे पहले बोला GI
एग्रीकल्चरल आइटम भी हो सकता है, जीआई आपका हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल तो होता ही है। हमारे केस में तो सबसे ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट के आर्टिकल ही जीआई करवाए गए थे। तो पहला जीआई हमने जब पश्मीने का किया तो उसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ केस, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको बनाना पड़ता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो आपको उसमें स्टडी करके ही रखने पड़ते हैं। उसमें एक चीज़ है आपका क्वालिटी मैनुअल। आपको क्वालिटी मैनुअल एक बनाना पड़ता है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज़ एलिजिबल फॉर जीआई, उसका क्वालिटी मैनुअल बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ केस में। उसका मैप आप ड्राफ्ट करवाते हैं, लीगल मैप। मतलब ये नहीं है कि आपने बोला, आपको कोई रेफरेंस देनी पड़ती है, कोई रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई जैसे हमने किया, हमने मैप में लोकेट करके दे दिया कि ये पार्ट ऑफ J&K है जहाँ ये पश्मीना काम होता है। तो वो दो चीज़ें, मैप और क्वालिटी मैनुअल अलॉन्ग विद सम अदर लीगल एंटिटीज़ आप फॉरवर्ड करते हैं जीआई रजिस्ट्री में। जीआई रजिस्ट्री में वो फिर सर्कुलेट होता है। तो उसमें क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। उसके तहत क्या है, मेंबर कंट्रीज़ हैं 130 प्लस कुछ मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनमें वो सर्कुलेट होता है। अगर आपने अप्रोच किया, वहाँ एक्सेप्ट भी किया, जीआई जब गैजेट निकालता है, हर महीने एक दो गैजेट निकलते हैं जीआई रजिस्ट्री में। तो इसकी ipindia.nic.in वेबसाइट है, उस पर भी आप देखेंगे। पेटेंट का अलग गैजेट निकलता है, ट्रेडमार्क का अलग, हर 7 क्राफ्ट्स का अलग गैजेट निकलता है, जीआई का भी अपना गैजेट निकलता है। तो जीआई में जब आप गैजेट ओपन करेंगे, हर महीने 1 से 2 तो होते ही हैं। उसमें एक तो ये नए जो चीज़ें जीआई अप्रोच की गई है, एक तो उनका नाम होता है, और ऑथराइज्ड यूज़र जो किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड जीआई में एज मेंबर ऐड होना चाहते हैं, उनका भी नाम होता है। वो भी मैं लेटर ऑन बोलूँगा उसका क्या फ़ायदा है। तो जब आपका गैजेट में आ गया नाम, वो सर्कुलेट होता है सारी मेंबर कंट्रीज़ में। हमारे केस में हमने 2007-6 में स्टार्ट किया था पश्मीने का काम, तो हमें मिला सितंबर 2008 में। तो उस दौरान बहुत सारी ऑब्जेक्शंस आई डिफरेंट कंट्रीज से, मेंबर कंट्रीज जो है। मेन ऑब्जेक्शन आई थी आपकी नेपाल से, आसिफ साहब को पता है, डॉक्टर साहब को, तो नेपाल से आई थी। इवन पाकिस्तान की भी करंट लाइव ऑब्जेक्शन है। मतलब उनका क्या कहना था, जब हमने अप्लाई किया हमने लिखा पश्मीना, हमने नहीं किया था पश्मीना। जैसे मैंने पहले बोला, पश्मीना जेनेरिक टर्म है, तो उस पर पहली ऑब्जेक्शन यही आई थी कि आप ये तो जेनेरिक टर्म है, ये आप पे तो है नहीं, क्योंकि पर्शियन वर्ड है, आप कैसे इसको क्लेम कर सकते हैं भाई, आप थोड़ा नेम चेंज करो। चलो बाद की बात है, क्राफ्ट वाइज हम देखेंगे कि है इसमें स्पेशलिटी आपके रीजन में कि नहीं, पहले आप नाम ही चेंज करो। तो फिर हमने इसका रखा कश्मीर पश्मीना, पश्मीना चेंज करके कश्मीर पश्मीना रखा। तो कश्मीर पश्मीना पे फिर ऑब्जेक्शंस खाली पाकिस्तान की रही, नेपाल ने तो विड्रॉ कर दी, चाइना ने भी आपने कश्मीर रख दिया, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो पाकिस्तान के अभी भी है, क्योंकि मुजफ्फराबाद साइड से जो देयर पार्ट ऑफ कश्मीर है, वहाँ ऐसा काम होता है। सोजनी में भी लाइव है और पाकिस्तान ये पश्मीना में भी लाइव है, ये डिफरेंट क्राफ्ट्स है। तो जब ऑब्जेक्शंस क्लियर आपने करवाई तो आपको ग्रांट किया जाता है जीआई। जो हमारे केस में पश्मीने का जो जीआई मिला हमें, ये 12 सितंबर 2008 में मिला। इट वॉज फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल टू गेट रजिस्टर्ड आउट ऑफ J&K स्टेट। हमारे सबसे कम है, यूपी में बहुत सारे हैं। हैंडमेड वो मैं डिटेल आपको बोल दूंगा कि हमारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है इनको पता ना हो, पश्मीना वालों को तो पता ही है, ये सर्टिफिकेशन के लिए आते ही रहते हैं। तो स्पेसिफिक जो आपने क्वालिटी मैनुअल बनाया, उसमें वो चीज़ें आ जाती है। जब आपने ड्राफ्ट किया, जो स्टेटमेंट ऑफ केस लीगल डॉक्यूमेंट केस है, उसमें जब आपने क्वालिटी मैनुअल किया, क्वालिटी मैनुअल में जो चीज़ें आपने रखी होंगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। एक तो होता है स्पेसिफिकेशंस, दूसरा होता है डिस्क्रिपेंसीज। स्पेसिफिकेशंस में हमने, जैसे हम यही पश्मीने का ही लें, पहले जीआई का ही जो हमने करवाया, इसमें 4 चीज़ें रखी जो मोस्ट ऑफ यू में भी अवेयर कि हम उस चीज़ को कश्मीर पश्मीना बोल सकते हैं जिसका जो फाइबर यूज़ किया गया है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रीड ऑफ गोट, कैपर हेरिकस लैनिगस, उससे इस्तेमाल किया गया है। जो यहाँ पे चांगथांगी गोट है, या चाइना साइड से उसको कुछ और नाम कहते हैं, यहाँ चांगरा कहते हैं उसको, नेपाल चांगरा गोट कहते हैं। तो यहाँ लोकल वर्ड में तो बेचारों को पता है कि पश्मीना गोट है, हालांकि वो खाली एक ही किस्म की नहीं है,
मेरे सामने एक्सपर्ट्स हैं, इनको ज़्यादा पता होगा। बहुत सारी गोल्ड्स की वैरायटीज़ है। जो हमने स्टेटमेंट ऑफ केस में रजिस्टर करवाया है वो ये है कि एप्राहिलेगस लैनिग्रिस ऑफ वेस्टर्न हिमालयन रेंज साइड से जो इसकी एक पर्टिकुलर ब्रीड है उसका है। अब उसमें क्या है, उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें जो हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है अभी। वो एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, अगर हम उसमें जाएँ ना तो थोड़ा सा मसला है। तो ये जो फाइबर है, पहला स्पेसिफिकेशन इस गोड से ही आना चाहिए ये फाइबर। तो दूसरा है फाइननेस ऑफ दैट फाइबर हैज़ टू बी बिलो 16 माइक्रोन। तो पश्मीना आपको पता होगा कश्मीरी कहा जाता है ग्लोबली, तो इट कैन गो अप टू 18.5 माइक्रोन्स। तो हमारा एक मैनुअल एक है जो हम यूज़ करते हैं, AATC टेस्ट मेथड 20 और 20A, अमेरिकन एसोसिएशन फॉर टेक्सटाइल केमिस्ट। वो एक रिनोड मैनुअल है पश्मीना टेस्टिंग के लिए, मतलब वो टेक्सटाइल टेस्टिंग का ही है, लेकिन उसमें ये 20 और 20A स्पेसिफिक है पश्मीना टेस्टिंग के लिए, वो हम यूज़ करते हैं उसके तहत। और कश्मीर एक एसोसिएशन है, कश्मीर ग्रोवर्स एसोसिएशन कुछ है वर्ल्ड की, वो भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ये क्लेम करता है कि अप टू 18.5 तक जा सकता है एवरेज माइक्रोन। तो हमने 2014 में आसिफ साहब ने ही सैंपल भेजा था, मुझे याद है, तब एक ही साल हुआ था हमें, कारगिल का एक सैंपल, वो 18.5 निकला था। आपको याद होगा डॉक्टर साहब? हाँ, क्योंकि नॉन ट्रेडिशनल एरिया से आया गया था और वही गोट थी, चांगथांग की गोट ही थी जो जिसका यूजुअल फाइबर 14 होता है। तो वो जब आपने नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में लाई तो उसका फाइनेस बढ़ जाता है, क्योंकि फाइनेस डिपेंड होती है आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। एनवायरमेंटल कंडीशन जब हार्श होंगी, आपके जो आपको डाइट दी गई है उस पर भी डिपेंड है। अब उस पर कुछ रिसर्च ऐसी कहती है जितना हार्श डाइट होगी उतना आपका फाइन फाइबर निकलेगा, वो अलग बात है, मुझे आई कैन नॉट कन्फर्म दैट, लेकिन मैंने वो चीज़ एक अच्छे लेवल पे ना उस पर रिसर्च की थी। तो जितना हार्श एनवायरनमेंट होगा उतना फाइन फाइबर होगा, और जितना फाइन फाइबर होगा उतना अच्छा। पश्मीना इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे कारीगर लेवल पे, यहाँ पहले से एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता था आरिफाम, ये आरिफाम है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में आता था। दूसरा होता था टोबिफाम, ये अच्छा होना टोबिफाम। टोबिफाम वो लोटा सा, तो थोड़ा मोटा होता था। क्यों होता था मोटा? वो लोअर रीजन्स ऑफ लद्दाख से आता था या लोअर रीजन्स ऑफ तिब्बत से आता था। जो हायर रीजन से का है फाइबर वो आ रही है। अभी भी लोकल मार्केट में एक टर्म, ये टर्म बड़ी ना एक्सप्लॉइट की जाती है, आई शुड से एक्सप्लॉइट इन व्हाट वे, क्योंकि ये गार्डियर डाल देते हैं मंगोलियन फाइबर में और बोल देते हैं इशवन क्या है, क्यों लद्दाख की आ रही, वो इजीली आप रिसीव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोकल डिहेरिंग सेटअप है कश्मीर पूरे JNK में इंक्लूडिंग लद्दाख, वो अच्छा नहीं है। जो रॉ फाइबर आता है इस बकरी से, उसमें फीसेस, डैंड्रफ और गार्डियर्स होते हैं, आउटर जो फाइबर्स हैं, तो उसकी डिहेरिंग करके ही आपको फाइनल फ्लीस मिल जाती है जो आप अल्टीमेटली स्पिन कर पाते हैं। जो हमारा ये आरी वाला मटेरियल पहले से होता था वो होता था विद गार्डियर, क्योंकि उसकी डिहेरिंग लोकली होती थी। तो जो अभी भी करंट मार्केट में चाइना का या मंगोलिया का आता है फाइबर, वो पूरा ढेर होता है, पूरा साफ, उसमें कोई गार्डियर, कोई फीसेस, कुछ नहीं होता है। तो उससे भी शक हो जाता है बंदे को कि भाई ये तो कम से कम आ रही तो नहीं है। अब यहाँ क्या करते हैं लोग, कुछ ऐसे फैक्ट्री वाले वो मिक्स कर देते हैं चाइना मंगोलिया को यहाँ थोड़ी सी आदि के साथ मिक्स कर देते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज़्यादा ही है। गार्डियर आपका तो वेस्टेज प्रोडक्ट ही है, उसको लेना कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, फैक्ट्री वाले से ले लिया आपने गार्डियर, फिर आपने मंगोलिया के साथ मिला के उसको रिसीव किया लोगों को कि भाई ये देखो इसमें गार्डियर भी है। तो ये है, पहले कोई सिस्टम नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था आप फाइबर टेस्ट कर पाते, क्योंकि जो सबसे रिनोड लैब हमसे, हमारी एस्टैब्लिशमेंट से पहले जो 13 में हमने लैब करी, आपको भेजना पड़ता था SGS लैब हांगकॉन्ग में। कंट्री में यहाँ पश्मीने का कुछ सेटअप नहीं था, क्योंकि जब हमारा यहाँ प्रोजेक्ट मिला 2008 में, जैसे मैं कह रहा था, रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर हमें नेक्स्ट फेज़ था इसको रजिस्टर करवा के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GI। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GI क्या मतलब, कैसे आप लोगों को आप बोलें कि हाँ भाई पश्मीना है, ये GI रजिस्टर्ड पश्मीना है। तो उसको सेटअप करने, उसको प्रूव करने के लिए आपने लैब एस्टैब्लिश करनी थी। तो वो लैब एस्टैब्लिश हमने की, ये इसी जो मैं बोल रहा था एसाइड की एक स्कीम थी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत हमने वो फंडिंग ली, 2013 में एस्टैब्लिश की, जिसकी टेक्निकल कंसल्टेंसी हमने बॉम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, एक प्रीमियर टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन है कंट्री की, वहाँ से करवाई।
वो ओल्डेस्ट है, 1887 कुछ के आसपास वो हुई है। तो उन्होंने हमें इक्विपमेंट्स एडवाइस किए, प्रपोज किए कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये स्पेसिफिकेशंस को चेक करने के लिए, जो मैंने दो ही बोली अनफॉर्चुनेटली। पहले मैं वो स्पेसिफिकेशंस ही बोलूँगा, फिर मैं बाकी बोलूँगा। तो आपका पहला फाइबर होना चाहिए इस पर्टिकुलर बोर्ड से, दूसरा फाइनेस 16 से नीचे होनी चाहिए। तो इवन तो पश्मीना 18 भी जा सकता है एवरेज में। तो वो फाइनेस क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आपके लिए, पश्मीना वालों के इन पर्टिकुलर, कि फाइनेस क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें उस फाइनेस में है। मैं बहुत बार लोगों को समझाता हूँ, पिछले 10 साल से कुछ लोग हैं जो अभी अब फ़ायदा उठा रहे हैं थोड़ा सा फाइनेस लेवल में। तो तीसरा है हैंड स्पिन, इट हैज़ टू बी हैंड स्पिन। ये कुछ हाँ, ये मशीन का नहीं होना चाहिए, ये चरखे से स्पिन किया होना चाहिए। चौथा है आपका इट हैज़ टू बी हैंडलूम, नॉट एक्चुअली ट्रेडिशनल लूम, नॉट ऑन हैंडलूम। हैंडलूम अलग होती है, सेमी मैकेनाइज्ड लूम। जो हमारा ट्रेडिशनल लूम है साद वलवान, वो अलग है। जो हमने GI रजिस्टर करवाया है वो है साद वलवान का, नॉट दिस सेमी मैकेनाइज्ड हैंडलूम। तो ये 4 स्पेसिफिकेशंस हमने फिक्स कराई। तो यही 4 चीज़ें जो क्वालिफाई करेंगे तो हम उसको फिर कश्मीर पश्मीना बोल सकते हैं। तो लेकिन जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है कि कश्मीर में जितना पश्मीना बनता है, CDI ने भी कुछ स्टडी की थी 5-8 साल पहले, तो 99-98% तो वही बन रहा है, मशीन स्पन हैंडलूम। इवन दो इट में भी है पश्मीना, बट मशीन स्पन ही बनता है। तो हैंड स्पन बहुत कम बनता है, जो एक्चुअल GI है हमारा एक्चुअल GI हैंड स्पन है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए, जो मैंने बोला वो कंसल्टेंसी ने प्रपोज भी किया था, आपका पश्मीना ख़त्म हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप सेंट्रल एक्ट लो। फिर हमने GI में किया, GI रजिस्टर करके अब हम इस मकाम पर पहुंच गए थे साथ में कि हाँ अब हमें लीगल प्रोटेक्शन मिली। फिर लैब एस्टेब्लिश की, वो टैग जब हम डालेंगे, उस टैग को डालने के लिए आपको ये 4 चीज़ें चेक करवानी है पहले कहीं से। वो 4 चीज़ें किस चीज़ से चेक करवाएंगे, वो हमें बिट्रा ने बोली। बिट्रा ने हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स प्रपोज किए, उन्होंने बोला ये चीज़ आपको इसके काम पे आएगी, ये चीज़ इस काम पे आएगी। तो उसके अलावा उन्होंने और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दी जो टेक्सटाइल, जनरल टेक्सटाइल लैब में हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो लेकिन मेन था फोकस हमारा वो 4 चीज़ें चेक करने के लिए। तो 2013 में फिर वहाँ पहले हमें बिट्रा भेजा गवर्नमेंट ने, 1 महीने के लिए हमने उधर ट्रेनिंग की। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, जब हम वहाँ गए, इतनी ओल्डेस्ट टेक्सटाइल एसोसिएशन है और WRA उधर ही है, वुड सेल्स एसोसिएशन, मतलब उसके कुछ एम्प्लॉइज़ कॉमन थे, तो उनको भी नहीं पता था। जब हम 1 महीना वहाँ रहे तो मतलब जो हमें सिखा रहे थे वो हमें ही बोल रहे थे कि ये कहाँ से आता है पश्मीना, क्या आता है, क्योंकि उनका डोमेन नहीं थे पश्मीना। और वो लेकिन जनरल टेक्सटाइल एसोसिएशन थी, तो वो वूल पे बहुत काम कर रहे थे। इंडिया में अभी भी वहाँ पे कुछ हैं जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, मैं उनके साथ अभी भी जुड़ा हूँ। रेमंड ओसवाल वहाँ 3rd पार्टी सर्टिफिकेट टेस्टिंग के लिए सैंपल्स भेजते हैं, वहाँ तब भी आते थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें सिखाया, देखो भाई हम वूल को इस चीज़ पे ये पैरामीटर चेक करते हैं, अब आपको फिर खुद करना है डेवलप कि आप कैसे चेक करेंगे। तो वो भी एक ख़तरनाक चीज़ था जो हमें डेवलप करना पड़ा। इवन दो उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी, कैरेक्टराइजेशन ऑफ पश्मीना, कि हमने भाई आपका ये डिफरेंट एरिया का पश्मीना इस मशीन पे ये पैरामीटर चेक करके हमने ये पाया। डिटेल्ड रिपोर्ट शायद डॉक्टर साहब के पास होगी। तो वो डिटेल्ड रिपोर्ट बनी हमारे लिए बेसिस टू स्टडी दीज पैरामीटर्स। वो स्टडी बोलूँगा क्योंकि हम कोई स्टैंडर्ड तो नहीं था तब, रिसेंटली BIS ने स्टैंडर्ड इसका बनाया, जिसके मेंबर्स हम थे डॉक्टर साहब और मैं। तो तब कोई स्टैंडर्ड भी नहीं था। जो हमने ये पाया ना AATC, ये जनरल थे, कश्मीर का था जनरल। वहाँ का हैंड स्पन हैंड वूल के साथ था, वहाँ यही था कि भाई हाँ आप पश्मीना कैसे देखेंगे है कि नहीं, और फाइनेस क्या क्या टेक्निक है, फाइनेस फाइबर माइक्रोन आप कैसे चेक कर सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ वूल किया, वूल देखा, क्योंकि उन्होंने वूल किया था कॉमन वूल। तो फिर वो मशीनें हमने यहाँ लाई, इंस्टॉल की। तो विद टाइम we kept on collecting data, we kept on studying different types of fibers जो पश्मीना नाम से बिक रहे हैं। तो हमने उस पर ये 10-11 साल काम किया। तो तब जाके हमने कुछ डॉक्यूमेंट भी किए, और फिर 2018 में GIS भी इसमें थोड़ा सा आया लद्दाखियों के लिए, क्योंकि लद्दाख वाले कह रहे थे कि ये तो पश्मीना हमारा है, GI इन्होंने करवाया तो हमें भी करवाना है।
इवन तो उन्होंने भी रिसेंटली शायद ले भी लिया है मटेरियल का फाइबर मटेरियल आई वाज मेंबर ऑफ दैट। हाँ हमारा यहाँ पे था प्रोसेस का मेथोडोलॉजी का जो हमारी उन्होंने रिसेंटली उसका भी ले लिया। ये वाज फॉर द बेसिक मटेरियल। अब हम बेसिक मटेरियल कर ही रहे थे क्योंकि वो भी एक पार्ट है हमारे स्पेसिफिकेशन की, इट हैज़ टू बी ऑफ दैट ब्रीड। तो वो तब उनके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड लॉन्च किया ताकि वो सर्टिफाइड लेबलिंग अपने लेवल पे कर पाए। तो फिर BIS में वो स्टैंडर्ड भी हुआ, वो भी IS लेवल पे था, मतलब इंटरनेशनल ISO लेवल पे वो स्टैंडर्ड जो हमने BIS में बनवाया है। तो उसमें क्या था, हमने डिफरेंट टेक्निक्स डिफाइन की कि पश्मीना मटेरियल आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब जो पहला चीज़ हम ये 4 स्पेसिफिकेशंस अभी डिस्कस करेंगे, मेन जो हमारा है कैसे करेंगे आप मटेरियल टेस्ट। मटेरियल टेस्ट आप पश्मीना मॉर्फोलॉजी लेवल पे कर सकते हैं या आप PCR जेनेटिक लेवल पे करेंगे। यही 2 चीज़ें हैं जिस लेवल पे ये करते हैं। SGS की मैंने बहुत सारी रिपोर्टें देखी, वो डिफाइन करते हैं मॉइस्चर रिगेन, मगर दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल। मॉइस्चर रिगेन टेक्निक SGS वो 13,000 एक टेस्ट का लेते हैं जिसका हम 750 लेते हैं। मॉइस्चर रिगेन कम्स विद इन दैट मॉर्फोलॉजी टेक्निक। मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, आप फाइबर को मैग्नीफाई करते हैं किसी मैग्नीफिकेशन टूल के थ्रू, जो हमारा भी ऑप्टिकल प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप है। तो उसमें SAM भी आप यूज़ कर सकते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो हायर रेजोल्यूशन है, जिसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा क्लियर होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको कहा जाता है। वो भी हम ला रहे हैं, हमारे पास नहीं है, बट उसको आज ने पहले लाया था फिनोम कंपनी का। तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोजेक्टिना, एक स्विस कंपनी है, और इन कंपनी है बैक इन 2012-13 वो तब का हमारा 22-23 लाख का आया था। बहुत महंगा इक्विपमेंट आया था तब। तो अभी तो वो भी कम से कम 50-60 लाख का हुआ। तो उसमें क्या है, हमारी ऑन स्क्रीन मैग्नीफिकेशन है। जैसे आपने माइक्रोस्कोप की फंक्शनिंग तो देखी होगी, आई पीस होता है, नीचे ऑब्जेक्टिव होता है, लाइट में फिर आप मैग्नीफाई करके उसको अच्छे से देख पाते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में क्या है, एवरी एनिमल फाइबर हैज़ इट्स यूनिक मॉर्फोलॉजी। तो लाइकवाइज वूल में भी एक अपनी मॉर्फोलॉजी है। हमारा जो अपना ह्यूमन हेयर है इसकी भी एक मॉर्फोलॉजी है। इसकी स्केल पैटर्न है, स्केल डेंसिटी है, स्केल हाइट है, ये 3 मेन चीज़ें हैं जो उसमें स्टडी होती है। तो पश्मीने का भी एक प्रोफाइल होता है, मॉर्फोलॉजिकल प्रोफाइल। तो स्केल डेंसिटी इसकी यूजुअली 7 ± 1 आती है पर 100 माइक्रोमीटर। स्केल पे जब हम देखेंगे उसमें ये जो स्केल्स होती हैं, जो मैं अभी जब आपका ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह नमाज के बाद हम लैब में जाएंगे थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा। वो स्केल जो नंबर्स हैं वो 7 ± 1 है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड ही कहता है, ये AATC भी और हमारा भी। तो और उसकी एक स्केल प्रोफाइल होती है, एक पर्टिकुलर डिज़ाइन होता है उस स्केल का, उसकी हाइट होती है, स्केल हाइट होती है। आपने सबने हमारे मेरे कोलीग बैठे होंगे, इन्होंने भी देखे होंगे। तो वो 3 चीज़ें मेन है मॉर्फोलॉजी में जो चेक होती है। तो उसके अलावा PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जेनेटिक, वो कोई भी चीज़ आप टेस्ट उसमें कर सकते हैं। हमने एक स्पेसिफिक किया था, डॉक्टर साहब को थोड़ा सा पता होगा, थर्मल एनालिसिस करके। हमारा एक इक्विपमेंट है, मेन इक्विपमेंट हमारा है DACTJ DME, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर, डिफरेंशियल मैकेनिकल एनालाइजर। तो ये 3-in-1 इक्विपमेंट है थर्मल एनालिसिस का। एक हाईटेक इक्विपमेंट है, बहुत ही हाईटेक इक्विपमेंट है। हमारा US कंपनी का है, TA इंस्ट्रूमेंट्स उस कंपनी का नाम है। तब हमने 60 लाख का लिया था, वो लेटेस्ट इक्विपमेंट था तब। तो जब उसकी ट्रेनिंग के लिए 14 में मुझे भेजा गया था, तो तब 20 इंस्टीट्यूट्स ही थे जहाँ वो था, और हाईएस्ट मॉडल हमारे पास ही था, IIT कानपुर, और हमने वो लिया था उस साल। तो उसमें क्या है, आप थर्मल एनालिसिस के थ्रू मटेरियल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। मगर वो पश्मीने के लिए नहीं है, खाली वूल के लिए, वो ज़्यादातर यूज़ होता है मेडिसिन चीज़ों के लिए। तो वहाँ सिप्ला, रैमबैक्सी वगैरह सबसे ज़्यादा कंपनीज वही आई थी उस ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें क्या होता है, आप सैंपल डालते हैं, मैं अब दिखाऊंगा अंदर 2 पैन्स होते हैं उस इक्विपमेंट में, रेफरेंस पैन और सैंपल पैन। रेफरेंस पैन खाली रहता है, सैंपल पैन में आप थोड़ा सा सैंपल शॉल या मटीरियल से उठा हैं। तो उसमें 2-3 घंटे लगते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, मगर ये आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर में करना पड़ता है। तो वही एक चीज़ थी जो हमें एक हर्डल बनी, जिस वजह से हम उस पर ज़्यादा टेस्टिंग नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें जब इनर्ट एटमॉस्फेयर आप कहते हैं, यू हैव टू कीप
नाइट्रोजन सिलेंडर, वो भी 99.9% प्योर सिलेंडर। वो हमने तब जब पहली बार लिया था 16,000 का एक, और एक सिलेंडर का आपको 2 ही टेस्ट निकलते थे, 2 से 3 टेस्ट, 3 घंटे लगते थे। उसमें क्या होगा, शायद डॉक्टर साहब को मैंने एक बार दिखाया था पहली बार, उसमें आपने रेफरेंस पैन जब खाली हो और सैंपल पैन में आपने सैंपल रखा, 3 घंटा आपने रखा, वो स्टडी करता है। उसमें डिफरेंट पीक्स होती हैं, प्रोफाइल्स होते हैं, अभी आप मुझे अंदर याद दिलाना, मैं दिखाऊंगा क्या क्या पीक्स आती है। तो हर एक मटेरियल की अपनी डिफरेंट पीक्स होती है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है वो उस ग्राफ में दिखाता है। तो जो वूल पार्ट है उसकी 2 ही पीक्स आती है यूजुअली। एक पीक आती है 230 टू 250 के बीच में, और एक पीक आती है वो पहली आती है 230 से पहले, वो मॉइस्चर पीक होती है। तो जितनी उसमें पीक्स आएंगे, मैं लेमन लैंग्वेज में ही समझा रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने बोला जैसे वो 3-in-1 इक्विपमेंट है, DSC, DMA और TGA, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर, डिफरेंशियल मैकेनिकल एनालाइजर और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर। वो उनमें से एक पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, वो 2 पार्ट मुझे नहीं लगता आपको समझ आएंगे। वो जब पीक दिखाता है तो वूल और पश्मीना जो कॉमन लैम्प वूल होगा उसमें डिफरेंस है, वो उन्होंने प्रूव भी करके दिया था। जो मैं बिड्रा को कह रहा हूँ ना, कैरेक्टराइजेशन डिटेल रिपोर्ट हमें दी थी, उसमें उस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बाकी तो उन्होंने जो लिखा था हमने उससे उल्टा ही पाया। ये तो वो स्टडी करी तो हो मुतासिर हमने देखा कि नहीं, ये तो इस रेंज में कह रहे हैं। अब हमने 11 साल किया, हमने 1 महीने किया था, अब हमारा ज़्यादा है कि उनका ज़्यादा एक्यूरेट है, तो हमने डिफरेंट ही पाया। लेकिन वो चीज़ उन्होंने अच्छे से की थी, क्योंकि उनके वैसे टेस्ट बहुत आम है उधर। हमारा तो एक ही टेस्ट करना था मटेरियल पश्मीना, वो पश्मीना के अलावा भी वहाँ एक टेस्ट उस DSC पे आपका चिकन फीड में अगर होगा ना, पोर्क फैट आम पाया जाता है, वो चीज़ भी वो उस मटेरियल पे चेक कर सकते हैं विदाउट जेनेटिक मेकअप। वो जेनेटिक के साथ PCR के बगैर ही उसमें वो स्टडी होता है। मेडिसिनल चीज़ें तो मैंने पहले ही बोला, मेन चीज़ उसी लिए बनी है। तो वो पीक्स डिफाइन करके आपको पता चल जाता था कि एटलीस्ट प्योरिटी इसमें 100% इस पर्टिकुलर आइटम नहीं है। अगर आप चाहते हैं पश्मीना, अगर आप किसी और चीज़ का चाहते हैं, फिर आपको सारी रिलेटेड चीज़ें उसकी देखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पीक आती है। पश्मीना और वूल जो सबसे कॉमन सुपरफाइन मेरिनो वूल है, जो इसके साथ मिलता जुलता है, बाकी तो नहीं है। शार्टरूफ बिल्कुल यूनिक फीचर है। अंगोरा बिल्कुल आम है, मतलब वो तो कोई लेमन भी समझ सकता है कैसे मॉर्फोलॉजी उसकी डिफरेंट है। सिर्फ खाली एक ये फाइन वूल और जो पश्मीना है, कैश्मीर है, इनका जो स्केल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, ये बहुत मिलता जुलता है। अब डिफरेंसेस है ऑब्वियसली, तभी तो हम कर रहे हैं अभी मॉर्फोलॉजी पे वो टेस्ट, मगर ये इस DSC में भी डिफाइंड होता है। उसमें क्लियर कट उन्होंने दिखाया है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे पीक्स आती है कैश्मीर की। और वो क्यों है, अगर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, वो उस चीज़ पे डिपेंड है। अब आपको फाइबर लेवल पे तो नहीं होगा पता कि पश्मीना कैश्मीर जो पर्टिकुलर फाइबर है, इसमें एनाटॉमी अगर आप करेंगे क्या क्या होता है, कॉर्टेक्स, मेडुला और कोर, वो तीनों चीज़ों को स्टडी करेंगे, तो वो वूल से डिफरेंट है। उसमें रिसर्च पेपर है, आसिफ साहब भी थे उसमें, उन्होंने भी डिफाइन शायद किया है उसमें। वो इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से ही इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी डिफरेंट है, और वो चीज़ है जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ड्यूरिंग इट्स थर्मल एनालिसिस डिफरेंशिएट करती है इसकी वूल के साथ। सो वो भी एक टेक्निक है हमारी। ये मैं बोल रहा हूँ सारा किस चीज़ पे, टेस्टिंग के लिए ना, मटेरियल वाइज। मॉर्फोलॉजी क्लियर कट है, सबसे आम जो टेस्ट होता है पूरी दुनिया में, पश्मीना एज अ मटेरियल मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट ही है। PCR है आपकी टेक्नोलॉजी, मगर वो टेक्सटाइल में आपको एप्लीकेबल नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो आम बात है। आप जब किसी एक फाइबर शॉल से एक फाइबर निकालेंगे, उसका PCR करेंगे, तो बाकी का क्या, एक थ्रेड में ही मिलियंस ऑफ फाइबर्स होंगे। एक पर्टिकुलर फाइबर का आप मटेरियल टेस्ट करके PCR कर देंगे, तो बाकी फाइबर कैसे आप उसको फिर सर्टिफाई करेंगे, वो तो नामुमकिन है। मॉर्फोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आप बल्क सैम्पलिंग कर सकते हैं। जैसे हम अगर देखेंगे, स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड में हज़ारों फाइबर हैं, हज़ारों फाइबरों में से आपको 2-4 फाइबर कुछ वूल के दिखे, तो यू कुड बी एबल टू जज कि वेदर ये 100% है कि नहीं। मगर PCR में एक फाइबर आपने टेस्ट किया, तो कैसे आप बोलेंगे? इसलिए PCR इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर टेक्सटाइल पर्पस।
क्योंकि हमारे पास यहाँ मसला है, शॉल बना है 200 ग्राम फाइबर से, 200 ग्राम फाइबर से आपने थ्रेड बनाया, फिर थ्रेड में आपने वार्प से एक किस्म डाला, वेफ्ट से एक किस्म डाला, तो एक शॉलस में 83 लगा, 1300 थ्रेड्स या 1200 ये इंच लगा। 1200 थ्रेड्स में आपने कितने निकाल के आप स्टडी कर पाएंगे? चलो अगर मैं मॉर्फोलॉजी पे कर रहा हूँ, मैं 10 जगह वार्प से निकालता हूँ, मिनिमम 10 जगह वेफ्ट से निकालता हूँ। अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर डायगनली निकालना आप वो नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे पता है इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स फूलिश कि आप वैसे नकली पश्मीना डालेंगे। मुझे पता है पैटर्न क्या क्या है, यू हैव टू स्टडी दैट वे ऑल्सो कि फिजिकली क्या क्या चीज़ें होती है ट्रेड में, कैसे वो मिक्स करते हैं। फाइबर में मिक्स करेंगे या तो वार्प वेफ्ट में डिफरेंट मैकेनिज्म रखेंगे कि हम एक धागा पश्मीने का रखेंगे, एक धागा वूल का रखेंगे। पैटर्न कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आपको फिर डाइंग करनी है, डाई यूनिफॉर्म होना चाहिए। आपने ब्लेंड किया सस्ता करने के लिए, लेकिन जब डाई नहीं लगा तो आपको तो बिकेगा नहीं, आपकी चोरी उधर ही पकड़ ली जाएगी। तो वो चीज़ करके जब आप सैंपल निकालेंगे, वो सैंपल निकाल के फिर आप स्टडी करेंगे, तब जाके आप जज कर पाएंगे भाई हाँ मैंने 10 धागे 1200 ये वार्प से मैंने निकाले, और वेफ्ट में चलो पता नहीं कितने पीस का थान है, डिफरेंट थान में 10 जगह निकाल के सैंपल मैंने देखा। व्हेन इट इज़ 100% फ्रॉम बोथ द साइड्स, यू जज द मटेरियल कि हाँ द प्रोडक्ट इज़ 100% कैशमीर और इट इज़ ब्लेंडेड विद समथिंग। तो वो आप मॉर्फोलॉजी टेक्निक ही यूज़ करके कर पाएंगे, पीसीआर से नहीं होगा। अब मॉर्फोलॉजी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है आपका सैम का टेक्निक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या फ़ायदा होगा आपका? इमेजेस क्लियर आएंगी और कुछ नहीं होगा। आप हमारा जो प्रोजेक्शन माइक्रोस्कोप अभी है, इट्स मैग्निफिकेशन ऑन स्क्रीन इज 1200x, 1200x। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन गो अप टू 8.5 लाख x, वो तो 8.5 लाख x तक जाता है। जो हमें शायद कॉस्ट में है वो शायद मुझे लगता है 1 लाख x तक का है फिनो सुशनजात के। बट आप मुझे बोलो 1200x पे मैं देख रहा हूँ। मैंने जब हमने प्रपोज किया था, हिटाची का एक इक्विपमेंट था, तब 2015 में आईआईटी हैदराबाद में मुझे भेजा गया उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो व्हेन आई वेंट देयर, उनके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था हिटाची का, इट वाज 3.5 लाख x मैग्निफिकेशन लेवल थी उसकी। तो जब मैं वहाँ बैठा, वो कंक्रीट का ज़्यादा टेस्ट करते थे उस पर, तो उन्होंने बोला आपका सैंपल ये है, तो विल स्टडी। हम फिर मैं शॉर्ट में बोलूँगा मैक्सिमम 2000x तक जा पाए। 2000x के बाद तो जाने का कोई फ़ायदा था ही नहीं, क्योंकि फिर आप जाते सेल्यूलर लेवल पे। सेल्यूलर लेवल पे आपका मैंडेट ही नहीं है, आपका तो सारा मॉर्फोलॉजी है। तो लेकिन एक चीज़ है, सैम का यही फ़ायदा है कि क्लियरिटी उसमें अच्छी है। अब लेमैन है, कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है जिसने काम किया हो मॉर्फोलॉजी स्टडी में, तो आप सैम लाएंगे तो उसको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा, और कुछ नहीं है। तो आप यू कैन गेट इक्वल बेनिफिट्स फ्रॉम करंट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टेक्निक। जो हमारा है प्रोजेक्शन है, ये डिफरेंट टेक्निक्स है। प्रोजेक्शन इज डिफरेंट, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज डिफरेंट। तो हमने रिसेंटली आईआईसीटी में प्रपोज किया था ऑप्टिकल, विच इज़ नेक्स्ट टू सैम के बराबर ही है। अब उसकी मैग्निफिकेशन ज़्यादा नहीं है, जो मैंने बोला ज़रूरत भी नहीं है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्लियरिटी आपकी प्रोजेक्शन से ज़्यादा है, मगर सैम से कम है। सैम का क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो आपको ग्लास से नहीं मैग्नीफाई करके देता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ डिफ्लेक्ट करके फिर आपको जाता है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिनो वाले मॉडल में नहीं है, यू हैव टू गोल्ड प्लेट द सैंपल। और वो भी एक टफ चीज़ है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में ये बहुत आम था कि हमारे पास सैम नहीं है। मैंने जब स्टडी भी किया और ट्रेनिंग भी ली, मैंने इनको बोला ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप छोटे सा सैंपल 700 रुपये लेके गोल्ड प्लेट करेंगे तो वो कहाँ पहुँचेगा 700 में आपको। फिनो में था हमेशा। हाँ, फिनो में आपको गोल्ड प्लेटिंग करने की वो उसमें ज़रूरत नहीं है। उसमें हाँ स्पोर्टर है, क्योंकि उसमें वो कंडक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो वो डेट बिकम ना वाइट आ रहा है, रिफ्लेक्शन देता है सुपर कोटिंग के बगैर। हाँ, सुपर कोटिंग के बगैर रिफ्लेक्शन देता है। वही तो है डॉक्टर साहब। अगर आप एक्चुअल फाइबर स्टडी करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, तो यू हैव टू गोल्ड प्लेट इट। मैंने जो 2013 में बिट्रा में जेयूएल एक कंपनी है हिटाची की, उस पर स्टडी हमने किया, मॉर्फोलॉजी चेक किया, वो फुल फ्लैट सैम था। हमारा ये डेस्कटॉप वर्जन है, वो भी एक अलग है, ये वाला फिनोम का। वो फुल फ्लैट सैम में क्या है,
उन्होंने स्पोर्टर कोटर रखा था, गोल्ड प्लेट किया, तब जाके हमें अच्छी इमेजेस आई। जब उन्होंने स्पोर्टर कोटर के कोटिंग के बगैर ही दिया, वहाँ वैसी ही इमेज आई जैसे एक आम माइक्रोस्कोप में दिखती है। वो भी एक है उसमें लिमिटेशन कि अगर आप सैम लाएंगे भी आपको फिर बजट नहीं होगा, मतलब आपको चलाना भी है। जैसे हमारे केस में इनको तो पता है पश्मीना वालों को, हमें दिन में 100 सैंपल भी आते हैं। 100 सैंपलों का हम टेस्ट करने बैठेंगे, मुझे लगता है गोल्ड प्लेटिंग करते करते एक दिन का 50,000 तो कहीं नहीं गया। हमारा 100 रुपये लेना है एक लेबल का, तो बजट फ्रेंडली भी नहीं है। तो ये है मतलब मटेरियल टेस्टिंग, हाउ वी डू द मटेरियल टेस्टिंग। सो इन नटशेल करंटली जो हम टेक्निक करते हैं मॉर्फोलॉजी टेक्निक ही इस्तेमाल करते हैं, और माइक्रोस्कोप, नॉट ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी रिसेंटली हमने प्रपोज किया है, फिर भी लोगों को दिखावा कि हाँ भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, अब अप्रूव भी मिल गया है उसका, तो वील बी एबल टू गेट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑल्सो। तो हमने 2 कंपनियां रखी हैं उसमें, जेई और हिटाची, उनमें से एक हो जाएगा। इफिनो जैसे हमारे स्कॉस्ट में है, उन्होंने सर्विस अच्छे से नहीं दी, वो हॉलैंड की एक कंपनी है। वो दोनों जो भी हमने प्रपोज किए हैं 2000 जापानीज कंपनीज, और वही हम पूरी कंट्री में हमारा जो मेजर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, IITs हैं वगैरह है, उनके पास यही इक्विपमेंट है। तो ये रहा आपका मटेरियल टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट जो है दूसरा स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बोल रहा था, फाइनेंस, विच इज़ इम्पोर्टेंट पैरामीटर। तो उस फाइनेंस पे ही अगर आप घुसेंगे और आपके काम की चीज़ है पश्मीने वालों की, जितना फाइन फाइबर होगा उतना अच्छा, उतना महंगा। अगर पश्मीने का ही आप फाइनेस्ट ग्रेड फाइबर प्रोक्योर कर पाए ना, तो आप शातूस नाम के शॉल को बेच सकते हैं अच्छे से मार्केटिंग करके, विदाउट सेलिंग इट एज शातूस। शातूस से बेटर प्राइस आएगा उसका। और कुछ कंपनीज दुनिया में ऐसी है जो करंटली मैं बोलूँगा कम से कम पश्मीने से तो 100 गुना भी ज़्यादा बेच रहे हैं प्रोडक्ट। विक्यूना एक ऐसा फाइबर है, एक कैमलेट फाइबर फैमिली का फाइबर है, पीरू साइड से ये यूजुअली पाया जाता है। तो वो 12.5 माइक्रोन ग्रेड का फाइबर है, 12.5। जो हमारा पश्मीना है, जैसे मैंने बोला, यूजुअली इट कम्स इन बिटवीन 14 to 16। जो हमारे पास यहाँ है, लद्दाख का बेस्ट होगा तो वही 14 के आसपास होगा। 14 से नीचे जब आएगा हार्डली 13.5 या 13.6। 13.5 से नीचे आया तो आपके इक्विपमेंट में कुछ मसला है, और आपकी टेक्निक भी, आप कैसे वो फाइबर मेजर कर रहे हैं। क्योंकि फाइबर फाइनेस आप 10-20 फाइबर मेजर करके नहीं ले सकते हैं। आपको नंबर ऑफ सैंपल लेने हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर हम जाएंगे कम से कम 8 जगह 500 फाइबर मेजर करने हैं, तो वो 2500 फाइबर रीड करके एवरेज जब निकालेंगे तब जाके आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये 13 माइक्रोन है, 15 माइक्रोन है। तो वो एक हैक्टिक काम है, वो बहुत ही मुश्किल काम है हमारे लिए, क्योंकि हम रिसेंटली तक वो सारा मैनुअल ही कर रहे हैं। फाइबर फाइनेस हम 2 तरीक़ों से कर पाते हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेबल है स्टैंडर्ड। विनय साहब, ये जो वीडियोस बनाते हैं पश्मीना जो हम बेच रहे हैं, ये हम बेस्ट क्वालिटी का लाते हैं, तो कभी कभी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये जो हमारा पश्मीना है ये हम गोट की दाढ़ी से निकालते हैं और पेट के साइड से निकालते हैं। तो ऐसा कुछ डिफरेंस आता है? अगर नहीं आएगा, बहुत वही तो है। जब आप एवरेज निकालते हैं ना पर्टिकुलर सैंपल का, फाइबर का, अगर आपने फाइबर एक ही गोट से भी लाया, उस गोट के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट फाइनेस का फाइबर निकलेगा। जो सबसे एक्सपोज्ड पार्ट होंगे उससे ही फाइनेस्ट फाइबर निकलेगा, सबसे एक्सपोज्ड पार्ट्स एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये यूजुअली ओपन एयर में ही होते हैं। तो ऊपर वाले ने रखा ही है वैसे, पर स्क्वायर इंच में जितने ज़्यादा फाइबर इसको निकलेंगे फाइन वाले, कम प्रोटीन के, जैसे मैंने पहले भी बोला कि जितने इसको फीड रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स होंगे कम होंगे, उतना उसको बेचारे को फाइन फाइबर निकाल के ही इंसुलेशन आ जाएगी। उसमें एक फॉर्मूला है कि वो इक्वल टू A डेल्टा T, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा पर्टिकुलर एरिया में प्रोटीन कम इस्तेमाल करके, उतनी इसकी इंसुलेशन आएगी। वही वजह है कि फाइनेस हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ज़्यादा आती है। तो आपने पर्टिकुलर रीजन से निकाला, वो ऑब्वियसली यस वो तो फाइन होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोड से ही आपको 8 माइक्रोन का फाइबर मिलेगा, उसी से आपको 26 माइक्रोन का फाइबर मिलेगा। लेकिन अभी जो इससे पहले आपने कहा था कि ये हम जो पश्मीना रहता है इसमें फीसेस भी रहते हैं, बाल भी रहते हैं, डर्ट भी रहती है, तो ये पॉसिबल है कि हम जो है ये अलग से ये इट इज़ डेड इम्पॉसिबल, ये अनरियलिस्टिक है।
I don't know which company you are मतलब pointing to. Locally है, but ये तो सीधे है, ये चीटिंग है. मतलब how is it possible? आप एक एनिमल से पर्टिकुलर रीजन से ही फाइबर निकालेंगे, और कितने एनिमल से आप कितना फिर कितना वो बनेगा करेंगे, कैसे आप वो क्वालिटी कंट्रोल हैंडल कर पाएंगे कि एक ही रीजन से निकाल के वो जमा करके फिर आप प्रोडक्शन लेवल का फाइबर कर पाएंगे. इनफैक्ट वो कहते हैं कि ये वाला पार्ट जो मिलो पार्ट है ये एक्सपोज नहीं होता टुवर्ड्स सन, सो दैट्स व्हाई कि ये फाइनेस्ट है. नहीं जबकि जितना वो एक्सपोज होगा उतना वो फाइन बेटर होगा. जब ऐसे वो तो बेवकूफ़ी है. Sorting possible. अब मार्केटिंग आप किसी लेवल पे भी करें, अब आगे लोगों को फिर लेना भी है ना. मुझे नहीं पता उनको कौन ले रहे हैं इस बेस पे. साइंटिफिकली ये तो दे आर बेटर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड देन मी. ये इट इज़ अनरियलिस्टिक, ये बहुत मुश्किल है. अब हाँ ये है हायर ऑल्टीट्यूड की गोट होगी तो यू कैन से कि इसका एवरेज 13.5 तक आएगा. 13.5 इज़ द बेस्ट. 13.5 से नीचे कभी पश्मीना हो ही नहीं सकता है. अब हमने एक सैंपल मंगवाया था बेबी कैश्मीर गोट से. हमारे अब कुछ कनेक्शंस हैं, ये सारा पश्मीना कुछ फैमिलीज ही कंट्रोल कर रही थी पहले भी. ज़्यादातर तिब्बतन लोग ही हैं जो लाते थे लद्दाख से. अब तो वो एसोसिएशन बन गई. उनसे हमने रिक्वेस्ट करके फिर एक सैंपल मंगवाया था 1.5-2 kg का, खाली बकरियों के बच्चों का, बेबी कैश्मीर जिनको हम बोलेंगे. तो आफ्टर टेस्टिंग इट वो 12.87 12.87 आया था. एंड दैट स्टैंड्स द रिकॉर्ड इन लैब. वो रिकॉर्ड है 12.87. वो था फाइनेस्ट. मगर अगर वो भी ला पाए, जैसे मैंने पहले बोला, अगर आप चाहें ना बिजनेस में थोड़ा आप मेहनत करें, फाइनेस्ट फाइबर का काम स्टार्ट करें, आप उस ग्रेट पश्मीने को शॉल को 10 times 100 times मोर कॉस्टली बेच सकते हैं. क्योंकि उसका है निशान कहाँ से लेंगे. पश्मीना तो कहीं पे भी मिल जाएगा. 14 माइक्रोन का पश्मीना कश्मीर में आम है, 15-16 तो पता ही है. अब अगर आपने कर पाए प्रोक्योर 12-12.5 ये भी कैश्मीर में, वो तो विक्योना के बराबर है. और आपको विक्योना की रेट पता है कितनी है? वो करंट मार्केट रेट में 3.5 लाख रुपये पर kg है फाइबर. 3.5 लाख रुपये पर kg. वाई? बिकॉज इट्स 12.5 माइक्रोन. तो हमारा शहतूश 11 से 12 के बीच में ही घूमता रहता है. तो 12.5 माइक्रोन विक्योना 3.5 लाख. और वो भी कब? आपको यू नीड टू गेट लाइसेंस बिकॉज दैट इज़ अ वाइल्ड एनिमल. विक्योना इज़ नॉट डोमेस्टिकेटेड. वो जो पीरू साइड्स हैं उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट ने राइट्स दिए हैं कंपनी को, यूरोपियन. वो कंपनी है इटालियन, क्योंकि वो कंजर्वेशन में उनको काम आई. उन्होंने ही 1950s में वो लगभग एक्सटिंक्ट हो गया था वो जानवर. कैमलेट फार्म फैमिली का है, नाटा सा नेट से देख सकते हैं. तो उस एनिमल को, वो वाइल्ड एनिमल है जैसे शातूस है, वो भी एंडेंजर्ड हो गया था. फिर इसी कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसको कंजर्व किया, तो उसको राइट्स उसी कंपनी को मिले. अब अगर आउटसाइड पीरू आप वो फाइबर लाना चाहें ना, तो आपको पहले लाइसेंस लेनी है गवर्नमेंट से. तो फिर आप वो कुछ परसेंटेज ऑफ फाइबर ही ले पाएंगे. और वो भी अभी हमने 1 kg लिया था 2021 में सैंपल के लिए, 3.5 लाख का लाया था. मुश्ताक साहब वॉज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट. तो 3.5 लाख का हमने लिया था वो फाइबर, 12.5 माइक्रोन. तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माइक्रोन इज़ द गेम. सारी गेम माइक्रोन की ही है. जितना फाइन आप कर पाए ना. अब बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आई कैन से इन फ्यूचर मे बी हम विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट फाइनर फाइबर्स फ्रॉम थिकर फाइबर्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर सैंपल. जैसे मैंने बोला एवरेज निकालते हैं. 1 kg फाइबर अगर हम मार्केट से लाएंगे, लद्दाखी आरी वाला सबसे बेस्ट हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाला, उसमें आपको 8 माइक्रोन 7 माइक्रोन 6 माइक्रोन के फाइबर्स होंगे. उसमें 26 माइक्रोन वाले फाइबर्स होंगे. वो क्यों होंगे? वही जो मैं बोल रहा था, किस पार्ट ऑफ बोर्ड से निकला है और किस किस बोर्ड से निकला है. उसकी जब आप एवरेज निकालेंगे 2500 या 2000 रीडिंग लेके, फिर आपको आ जाएगा एवरेज 13-14. अब वो 5, 8, 10, 11, 12 अगर कोई ऐसी टेक्निक आपने, हम किए थे एयर फ्लो टेक्निक एक है, हाँ, अगर आप वो कुछ ऐसे कर पाएंगे कि डिफरेंट टू सेपरेट फाइनर फाइबर्स फ्रॉम थिकर फाइबर्स, तो देन You should have a 16 micron. That is important. So less than 16. जो last year या 2020 से 2021 में वो BAS वाले स्टार्ट निकाली specifically for पश्मीना, उसमें भी they have mentioned that you should have a micron of less than 16. We will call that. We will 16.
16 तो दिखा दीजिएगा मुझे। तो दैट इज पश्मीना, ठीक। तीसरा उस प्रोसेस कश्मीर, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आई एम सॉरी आस्था, अगर आपने 15 से नीचे BIS के बेस पे किया ना टेस्ट, BIS स्टैंडर्ड के बेस हिसाब से, इफ इट इज बिलो 15 यू कैन कॉल इट पश्मीना आल्सो, इफ इट इज अबव 15 यू कांट कॉल इट पश्मीना, यू हैव कॉल ये इट कश्मीर। दिखा दीजिए, मैं मेरे तो 16 है। सो दिस इज द केस। तो अब ये पश्मीना है या पश्मीना, उसके लिए हमने बोला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, वी कैन गो विद दैट मॉर्फोलॉजिकल, बिकॉज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी आइटम इज डिफरेंट। सो एक स्पीच से कोई फाइबर आ गया, दूसरी स्पीच से कोई फाइबर, इनकी अलग मॉर्फोलॉजी है जो कि हम जानते हैं, जो ना एक्सपोर्ट जो करता है उनको पता है, इसलिए वी कैन डिफरेंशिएट ये वूल है, ये पश्मीना है, ये अंगूर है, ये कोई और चीज़ है, ये नायलॉन, इजीली वी कैन डिफरेंशिएट दैट। तो इस पे ये काम करते हैं, हम इस पे काम करते हैं, वी कैन गो फॉर प्योरिटी। हमने बोला दूसरा टेक्निक में सेम है, सेम इज नथिंग, सेम इज जस्ट एन हाईएस्ट मैग्निफिकेशन ऑफ दैट कोर्स। तो अगर किसी के पास है वो कर सकता, अगर अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ दैट। तीसरा मेथोडोलॉजी ने इसका बोला कि मटेरियल कहाँ से है, वो उन्होंने बोला DNA मेथड इज देयर, बट अगेन दिस इज ऑफ ना एकेडमिक, बिकॉज़ अदरवाइज इसमें एक तो खर्चा भी ज्यादा होता है, देन इट कैन फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, इसमें कुछ चांसेस ज्यादा है। मॉर्फोलॉजी इज द बेस्ट ऑप्शन जो कि हम लोग करते एंड द ओनली ऑप्शन ग्लोबली, हम तो कहीं नहीं स्टैंड करते हैं, SGS इज द मोस्ट रेप्यूटेड लैब ग्लोबली फॉर कश्मीर। अब जो तीसरा और चौथा पॉइंट GIS में आता है वो मुझे सीखना है, तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा इनको वहाँ तक ले जाए कि हाउ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस इज अ मशीन मेड एंड दिस इज हैंडमेड, वो मुझे दिखा दीजिए, सिखा दीजिए, तो वो मुझे खुद सीखना है। सर एक और सवाल है मेरा, आपने कहा कि जब किसी GI देना होता है तो आपने जब रीजन, तो हमने जो GI केस में हमने 4 चीजें ली, जो आपने कहा ना कि अभी लाइव चल रहा है पाकिस्तान में कि मुजफ्फराबाद उनके वो उनके वैलिड पॉइंट्स वी हैव टू शेयर, वी हैव टू सॉरी कह रहा हूँ मैं। देखिए GI आपका शेयर हो सकता है, इंटर स्टेट भी इंटर कंट्री भी, दुनिया में ऐसी मिसालें हैं जहाँ डिफरेंट कंट्रीज में शेयर GI मिला है। हमारी अपनी कंट्री में मैं बोलूँगा बासमती शेयर अमंग्स 3-4 स्टेट्स, जैसे रसगुल्ले पे भी लड़ाई हुई थी, वो भी फिर शेयर हो गया, ये रसगुल्ला वो कह रहे हैं। I will add something here because I have recent knowledge about that. We had been associated with GI filing of 28 agricultural commodities. उसमें हमारे को मीट वगैरह प्रोडक्ट्स का भी था, तो इसमें यही है होता है जियोग्राफिकल में कि किस एरिया में ये कमोडिटी नहीं बनती है, ठीक है। अभी आपने बात जो की ना वेस्टर्न में पाकिस्तान पार्ट ऑफ कश्मीर, इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर जो भी है, इसमें जियोग्राफिकल रीजन है नहीं, दिस ये शेयर होता है ना, ये तो जब GI मिलता है किसी चीज को, जैसे हमने फॉर एग्जांपल राजमा का बोला है, भद्रवाही राजमा को बोला, अगर ये भद्रवा में बनती है ना भद्रवा, तो उस डिस्ट्रिक्ट का हमको देना पड़ता है बाउंड्री बनाने को। जैसे अगर कश्मीर नजदीक का डिस्ट्रिक्ट वो भी क्लेम करेंगे कि हम भी ये भद्रवाही राजमा ये करते, तो देन इसमें एक चीज है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस एनी डिस्ट्रिक्ट, यू कैन ऐड, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा एरिया यून मगर कम कैसे एरिया यून किया है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो इन्हें बात कही ना, तो GI कैन बी शेयर्ड बिकॉज ऑफ दैट जियोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज जियोग्राफिकल लोकेशन तो आप मार्केट नहीं करेंगे ना। अगर नहीं, लेकिन दूसरा चीज़ के आप GI में 4 चीज़ें बता रही हैं, 4 चीज़ें मतलब हैंडलूम है, उनको भी है, उनको भी है, उन्होंने सोच में भी डाला है और पश्मीना ये क्या क्लेम को भी होगा, अगर क्लेम कर रहे हैं, एंड दैट इज आल्सो कश्मीर टेक्निकली, अगर कश्मीर ना भी होता बनता है हिस्टोरिकली, वो तो रीजन भी सेम है, वी विल इन फ्यूचर हैव शेयर, वो रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स और मुजफ्फराबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स उन्होंने अपनी ही ऑब्जेक्शन दी है और लीगल है, उसके लिए हर साल हमें नोटिस आती है कि आप इसमें आइए, आप करिए, ये हम अवॉइड कर रहे हैं, तो फ्यूचर में पता नहीं क्या उसमें लीगल पॉइंट हो जाएगा, लीगल मसला वी विल डेफिनेटली फेसिंग, क्योंकि हमने अभी तक नहीं किया, बिकॉज अभी मसला चल रहा है बॉर्डर का, रिलेशंस पाकिस्तान और इंडिया के अच्छे नहीं हैं। अगर रिलेशन अच्छे होते तो हमने मतलब पर्टिकुलर मैं जब इसमें घुसा था तो मैंने बोला था कि यस वी विल शेयर। इशू भी क्या है, वो बेचारे तो हमारे ही लोग हैं, जेनेटिक पूल हमारा सेम है, काम भी सेम करते हैं, एरिया भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, तो विल इन फ्यूचर इट विल बी शेयर। उससे हमें क्या नुकसान होगा, जो हमारा मार्केट है
वो सफ़र नहीं करेगी, दैट विल नॉट बी सफ़र, क्योंकि अल्टीमेटली GI करवाने का फ़ायदा आप कह रहे हैं कि आपका ये होना चाहिए कि आपके राइट सिक्योर होने चाहिए, कोई नकली ना बेच पाए। तो GI टैग अभी हम लगा रहे हैं, इसका फ़ायदा कैसे रहा है? ऐसे रहा है अगर शोरूम में कोई बंदा जाता है शॉल लेने, अगर उसको अवेयरनेस है, ऑब्वियसली भी अवेयरनेस प्रमोशन की कमी है, इसलिए लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। जब अवेयरनेस प्रमोशन हो जाएगा, उसमें करोड़ों रुपये हमने गवर्नमेंट को मांगा है तो मिला नहीं, तभी अभी पूरा उसमें काम बाकी है। जब लोग अवेयर होते हैं, जो ऑलरेडी है दिल्ली साइड से, नॉर्दर्न इंडिया से तो बहुत अवेयर होते हैं, वो अब शोरूमों में जाता है, वो बोलते हैं नहीं भाई ये ठीक है, आपके जो ये है आहूजा सन्स हैं, बड़े फर्म्स हैं, लेकिन हमें भाई टैग गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया वही प्रोडक्ट चाहिए। तो वो टैग इज़ सफिशिएंट फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एग्जीबिशंस में जाते हैं हमारे पश्मीना के लोग, वहाँ एग्जीबिशंस में भी इनको गवर्नमेंट ही अब फोर्स कर रही है कि अगर आप जाएं हम आपको देंगे एग्जीबिशन में स्टॉल, लेकिन यू विल हैव टू कीप योर स्टॉक ओनली टैग्ड स्टॉक। अब नॉन टैग, अब वहाँ क्या करते हैं वो तो सबको पता है कि वो आगे वो रखेंगे, पीछे ये रखेंगे। अब ऐसी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट में हम कोशिश कर रहे हैं लाने की कि लोगों में अवेयरनेस भी हो और इनको भी फ़ायदा हो जेन्युइन बेचने का। हम नहीं कहते कि आप मशीन्स पर बंद ही कर दो, वो तो हो नहीं सकता है रियलिस्टिकली। डिमांड आपकी पूरी होगी। जैसे ये है मतलब इनका सारा सेटअप है यूएई में यूजुअली वो रुमाल यहाँ पे देखिए वो सारा पावर लूम का ही होता है। हैंड स्पन छोड़ो, वो हैंड वोवन भी नहीं होता। मेजॉरिटी ऑफ दैट पोर्शन इज पावर लूम प्रोडक्ट। आप अगर हैंड स्पन वहाँ प्रमोट करेंगे जो होगा नहीं, क्योंकि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं भूल गया बोलना कि GI इज रीजनली प्रोटेक्टेड। अब हमने पश्मीना प्रोटेक्ट करना है, ये इंडिया में प्रोटेक्ट है, इंडिया से बाहर प्रोटेक्ट नहीं है। यू विल हैव टू अप्लाई इन अ मेंबर कंट्री फर्स्ट। अगर हमें टारगेट करना है ना, आज सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़। हम कहेंगे हमारा UAE एक मेजर मार्केट है, UAE में हम चाहेंगे कि ये टैग मांग देंगे, वो हम गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ अप्रोच करेंगे। उनके GI रजिस्ट्री में हमें नए से अप्लाई करना है कि हमारा ऑलरेडी GI रजिस्टर्ड प्रोडक्ट इंडिया का ये पश्मीना है, इसकी प्रोटेक्शन हमें आपके GI रजिस्ट्री के थ्रू भी चाहिए। तो इट हैज़ टू बी हेडेड थ्रू देम। वहाँ एक छोटा सा फीस है इसके लिए। अनफॉर्चुनेटली 12 लाख का एक प्रोजेक्ट हमें मिला भी था, वो भी ऐसे ही है वो सारे पैसे। उसमें हमें दिया गया था कि आप ये ऐड कराओ कुछ टारगेट कंट्रीज़ में, ताकि फिर हम आगे बाकी कंट्रीज़ में भी ऐड करें, प्रोटेक्शन इसकी ले लें। GI यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। UAE में कोई नकली बेच रहा है, वी वोंट बी एबल टू गिव हिम एनीथिंग। हम उसको लीगली स्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो इंडिया का GI है। अब अगर UAE में हम प्रोटेक्ट करेंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वहाँ प्रोसीजर हाँ सब मैं वही पहुँचूंगा। तो दूसरी लेवल तो हैंड स्पन और हैंड वोवन, ये दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारी टेस्टिंग के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई स्टैंडर्ड अभी है नहीं। पहली बात ये समझना, पूरी दुनिया में कोई ऐसा स्टैंडर्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है जिससे आप ये चेक कर पाए कि वेदर दिस यार्न इज हैंड स्पन और मशीन स्पन। बट अब है कुछ रिसर्च हमने पहले स्टार्टिंग में स्पॉस्ट की ही इस्तेमाल की थी, जिसमें इन्होंने टेंसाइल प्रॉपर्टीज चेक की थी, बाकी चीज़ें चेक की थी। लेकिन अब शॉल में जब यार्न आता है ना, उसको वो पैरामीटर चेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली फिनिशिंग प्रोडक्ट आएगा, हमें पता है कि यार्न हैंड फॉर्म में हम उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज टेंसाइल टेस्टर पे चेक करते रहेंगे, फिर कंप्रेशन वगैरह वो सारा क्या क्या इन्होंने दिया है अलग वो। तो विद टाइम अभी BIS में वो काम भी चल रहा है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन से काम उन्होंने बोला है, मगर अभी कुछ हो नहीं पाया उस पर। तो हमने जो पाया स्पिनिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर any yarn to be hand spun is its count variation. Count variation along the length of the tube. अगर आप along the length देखिए, count vary होगा hand spun में। वो सवाल नहीं है, अगर खतरनाक से खतरनाक एक्सपर्ट वुमेन भी होगी ना, she will not be able to produce similar count in a particular length of yarn. वो count में variation आता है, and if you closely check that along the shawl, एक yarn को टारगेट करेंगे, उसकी ट्यूब तो स्टडी करेंगे, तो वो वेरिएशन ऑफ काउंट इज ऑलवेज देयर। मशीन में अगर आप वेरिएशन काउंट आपका यार्न में आएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ डिफेक्टिव यार्न।
वो डिफेक्टिव यार्न होगा, वो लेंगे नहीं मशीन का स्पन, और वो सस्ता होगा। ये बोलेंगे आप पश्मीना वाले करते हैं वो यूज़। अगर आपको काउंट वेरिएशन आ गया यार्न मशीन पे, आप बोलेंगे भाई ये न्यूबदार, ये आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो कश्मीर में आम है। मशीन स्पन जब यहाँ कश्मीर में लोअर टेम्परेचर में होता है, दिस काउंट वेरिएशन इज अ डिफेक्ट, वो आता है उसमें, और निब भी बीच बीच में आ जाते हैं, और वो आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं। शॉल को ऐसे टेक्सचर देखेंगे आपको पता चल जाएगा, एंड दैट इज वन ऑफ द पैरामीटर्स फॉर अस टू चेक। अगर आपको वो निब आएंगे ना, वो निब शॉल में, यस वो हैंड स्पन में नहीं होंगे। हैंड स्पन में देयर आर नो निब्स। मशीन स्पन और हैंड स्पन का निब स्ट्रक्चर अलग होता है, वो टेक्सचर में ही आपको समझ आ जाएगा। और जो हमारे एक्सपर्ट लोफूगर हैं, जब उनके पास हमसे पहले जाते थे लोग स्पिनिंग चेक कराने के लिए या हैंड स्पन के साथ, तो मेन चीज़ सुई कराना चेक। दूसरा जो उसमें है ट्विस्ट, देखो 2 ट्विस्ट होता है, एक तो होता है स्पिनिंग ट्विस्ट सिंगल फाइबर, दूसरा होता है प्लाइंग ट्विस्ट। प्लाइंग ट्विस्ट वेरी होता है हैंड स्पिन में। वही एक चीज़ थी जो हमने विचारों ने दी थी वो कैरेक्टराइजेशन रिपोर्ट में, कि आप चेक कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिक ट्विस्ट टेस्टर आता है, उसमें क्या है ऑटोमेटिकली आप यार्न पर्टिकुलर 20 सेंटीमीटर लेंथ का डाल देते हैं, वो फिर आपको वेरिएशन देगा, CB स्टैंडर्ड डिविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उस लेंथ में कितना है प्लाइंग ट्विस्ट में। वो प्लाइंग ट्विस्ट में वेरिएशन खाली हैंड में, मशीन में सवाल नहीं है, वो एक और पैरामीटर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने स्टडी भी की, डॉक्टर सरफराज साहब ने अपने बेटे को भी 1 महीने यहाँ भेजा, उसमें था कैरियर कंफर्मेशन। कैरियर कंफर्मेशन में क्या है, जब आप फाइबर को स्पिन करते हैं ना मशीन पे, तो एक पर्टिकुलर काउंट के आगे अगर आपको होगा, काउंट आपको पता होगा थिकनेस ऑफ यार्न अगर आपको चाहिए होगा 80 के ऊपर, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू यूज़ द कैरियर ड्यूरिंग स्पिनिंग प्रोसेस। गिलिंग एक प्रोसेस होता है स्पिनिंग में, उसमें वो नायलॉन 50% या PVA 50% डाल के उसको स्पिन कर देते हैं, वो फिर अल्टीमेटली यार्न लेवल पे या फैब्रिक लेवल पे आप कार्बनाइज कर देते हैं। अगर नायलॉन लिया है सस्ता वाला, वो आप HCl 5% में कार्बनाइज कर देते हैं, वो डिजॉल्व हो जाता है। अगर आपने PVA लिया, वो हॉट वाटर सॉल्युबल होता है, वो सब आपका डिजॉल्व हो जाता है हॉट वाटर में ही। तो वो कैरियर कंफर्मेशन हमने पाया, जितने भी सैंपल आज तक किए हमने, जितने भी सैंपल मशीन स्पन के, जब आप स्टडी करते हैं ना डिफरेंट यार्न्स को 2 स्लाइडें बना के, हम क्या करते हैं वाव के 10 थ्रेड्स को एक स्लाइड बनाते हैं, वेफ्ट के 10 थ्रेड्स को अलग स्लाइड बनाते हैं। तो जब आपका मशीन स्पन फैब्रिक होगा, उतने फाइबर्स 1000-2000 फाइबर आप देख रहे हैं, 2-3-4 फाइबर कैरियर के होते ही होते हैं, नायलॉन और एक्रिलिक। तो जो डॉक्टर सरफराज ने भेजा था अपने बेटे को, वो कह रहे थे वी विल डू समथिंग, हम उसको ऑटोमेटिक बना देंगे। वो IT बैकग्राउंड के थे, वो कह रहे थे कि मशीन शुड डिटेक्ट, इट शुड नॉट बी स्टिक टू ह्यूमन इंटरवेंशन। जो एनालिस्ट होगा उसको बेचारे को ढूंढना पड़ता है, मशीन ही डिटेक्ट करनी चाहिए। और एक और चीज़ जो उनकी स्टडी के हिसाब से वो चाहते थे, मैं भी उसमें था सर, कि व्हेन यू डिसॉल्व दैट कैरियर पार्ट फ्रॉम यार्न, इट इज़ ऑब्वियस, मतलब सेंस है कि जब ऐसे यार्न बना है, इसमें से आपने नायलॉन निकाला, तो देयर शुड बी सम गैप्स, मतलब रियलिस्टिकली देयर शुड बी, और कुछ हद तक होती भी है, लूज हो जाता है। हाँ, ये आपका लूज होता है। अब वो आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज पे है कि आप डिटेक्ट कर पाएंगे वो मैग्नीफाई करके कि नहीं, मगर ऑब्वियसली होता है। अब देखो कैरियर आप कंफर्मेशन आप कह सकते हैं इन स्टैंडर्ड, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम बनाएंगे BIS में, वो तो हो गई होगा ये कैरियर पार्ट का, क्योंकि एक ही चीज़ तो नहीं होगी डिसिप्लिन में, देयर विल बी डिफरेंट थिंग्स व्हिच कलेक्टिवली विल अल्टीमेटली गाइड अस टू डिक्लेयर समथिंग एज मशीन्स। ये एक चीज़ होगी उसमें। अब मैंने जैसे बोला 80 से ऊपर काउंट का होगा, उसके लिए आपको नायलॉन की ज़रूरत है। एज़मा एक कंपनी है, वो यूज़ करती है एक्रिलिक। मैंने सुना है रिसेंट टाइम्स में उन्होंने कैरियर के बगैर भी स्पिनिंग कर दी है। मुझे इटली की एक कंपनी है, उनके सैंपल्स आए, राजस्थान बेस्ड एक है फर्म, उन्होंने सैंपल भेजे, उन्होंने हमें बोला कि दिस इज़ नॉन कैरियर यार्न, इसमें हमने कैरियर नहीं ऐड किया है। तो अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऐसी हो रही हैं, शॉर्ट स्टेपल लेंथ वाले पश्मीने जैसे फाइबर भी कैरियर के बगैर स्पिन हो रहे हैं, बट अभी उसमें काउंट लिमिटेशन है। जैसे मैंने बोला 80, जो हम शॉलों में इस्तेमाल करते हैं अक्सर 140, अब कहानी में 120 तक करते हैं, 100 तक करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो शॉल मैन्युफैक्चरिंग है कश्मीर की 140 से नीचे होगा तो शॉल अच्छा नहीं बनेगा। तो उतना काउंट का कैरियर के बगैर तो नहीं है। तो कैरियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट
thing to decide whether the yarn is hand spun or machine spun. और एक और चीज़ है जो टेक्सचर वाइज आप देख सकते हैं, टेक्सचर वाइज यूनिफॉर्म नहीं होगा, नेवर। अब उसमें भी हमें बहुत बार हाँ टेक्सचर यस हैंड स्पन का छोड़, वीविंग अलग है। वीविंग में अगर आप किसी एक्सपर्ट वीवर को देंगे ना यूनिफॉर्म यार्न, वो आपको मशीन से ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी देगा। वो खतरनाक बात है, वो मशीन से ज़्यादा यूनिफॉर्म कपड़ा वीव कर पाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्पन, अब देखो वीवर एक है, वो इक्वल एक ही किस्म का धागा वीव कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज अच्छी है, वो यूनिफॉर्मली वीव कर पाएगा। लेकिन जब वो यार्न ही यूज़ कर रहा है हैंड स्पन, जो पता नहीं 200 ग्राम किस किस औरत ने स्पिन किया है, और एक ही औरत का पहले एक ही हैंड यूनिफॉर्म नहीं होता है। वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि थिकनेस जब कम हो ना, काउंट वेरिएशन हो और ट्विस्ट वेरिएशन हो, तो जब वो फैब्रिक फॉर्म में एक्सपर्ट से एक्सपर्ट वीवर भी करेंगे। सवाल है मेरा, आप उसमें यार्न का वो फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोडक्ट आ गया, शॉल तो प्रोडक्ट में तो आपने अभी बोला कि हम थिकनेस ऑफ यानी काउंट ऑफ दैट यार्न यूनिफॉर्म काउंट की बात आप कर रहे हैं, लेकिन यार्न में तो हमको फैब्रिक में तो हमको वो वी कैन नॉट differentiate that, we cannot identify that thickness में uniform thickness of the yarn। नहीं वो आप तो कर सकते हैं, because इसमें तो वार्प में वो आ गया, वेफ्ट में भी आ गया, वार्प में भी आ गया ना। अगर आपने एक लेंथ जैसे आपने की रखो 20 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स की शॉल पे, ठीक है, उसमें आपने एक पर्टिकुलर धागे को निकालेंगे, निकालना जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड। आपको पिक ग्लास है ना, पिक ग्लास से ही आप उसी यार्न को अलोंग द लेंथ स्टडी करेंगे, तो आपको थिकनेस वेरिएशन इन थिकनेस ऑब्वियसली आ जाएगा। अब वो तब जरूरत है जब आप पूरा एक्सपर्ट नहीं हुए। अगर आप एक्सपर्ट हो गए ना ऑलरेडी टेक्सचर फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करने के लिए, फिर आपको अलग अलग यार्न नहीं देखना है, टेक्सचर में ही आपको जहाँ पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ ज़्यादा टेक्सचर नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है ना, वहीं आप टारगेट करेंगे यार्न देखने के लिए। तो वो तो टेक्सचर ही बोल देगा आपको दैट द प्रोडक्ट इज नॉट। So for in your case this is a non-destructive test। Yes, नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव अगर होता तो फिर तो टेंसाइल से हम प्रूव कर पाते, because there are specific features in tensile properties for machine spun जो ऑलरेडी है हमारे पास। तो बट नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में यही है मेन, ट्विस्ट, काउंट वेरिएशन एंड कैरियर कंफर्मेशन और अल्टीमेटली टेक्सचर। ट्विस्ट कैसे करेंगे फैब्रिक में ट्विस्ट वाला? ट्विस्ट जब आप थोड़ा सा सैंपल निकालेंगे, वो निकाल पाए तो निकालेंगे। अब अगर यार्न फॉर्म में आया, मतलब डिफरेंट कुछ ऐसे लोग हैं जो मशीन स्पन की जो है कि आपने देखी होंगी, उनमें वो नॉट्स नहीं होते हैं, ऑब्वियसली उनका अलग ही होता है। हैंड स्पन का नॉट्स होता है और छोटा होता है। तो जब कोई ऐसा करेगा मशीन स्पन को नॉट्स बनवा के आपको रिसीव करने की कोशिश करेगा, ये चेक करो यार्न फॉर्म में ये हैंड स्पन है कि नहीं। लेकिन जब आप हैंड हाथ में ले लेंगे ना, उसकी काउंट यूनिफॉर्मिटी आपको बोल देगी कि कुछ तो गड़बड़ है। और आपके पास तो फ्री हैंड है, आप उसका ट्विस्ट टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोमेटिक ट्विस्ट टेस्टर है तो उस पर लगाओ, अगर ऑटोमेटिक नहीं भी है, पिक ग्लास सामने है, लेंथ 10 सेंटीमीटर पे आप ट्विस्ट आप करो, गिनो वेरिएशन आया 2-3% तो बाय द वे ये हमारे पास जो है आई थिंक यू हैव मोर नॉलेज अबाउट ऑटोमेटिक ट्विस्ट टेस्ट, वी हैव गॉट दैट, बट थोड़ा सा उसमें हमको ऑपरेशन में थोड़ा नॉट ऑपरेशन में बट एप्लीकेबल उसकी ज़्यादा है, हमको नज़र नहीं आ रही। अगर आप कभी आएंगे वहाँ पे प्लीज तो देख लीजिएगा। किस कंपनी का है डॉक्टर साहब? इसको पैरामाउंट है ना, उसे पैरामाउंट शायद है, ये लोकल या सर लोकल कंपनीज में यही इशू है डॉक्टर साहब, उसमें कैलिब्रेशन का इशू आता है। एक्चुअली हमने टेंडर डाला, ई टेंडर में वही आ गया लास्ट, क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम वही है ना, वही तो हम चाहते हैं हम मैं भी हूं टेंडरिंग में, मुझे पता है एज ए गवर्नमेंट, बट कुछ ना कुछ रखना है दैट उसमें टेंडरिंग में ही है ना। थोड़ा सा आप आइएगा वहाँ पे देखने की कम से कम सो वी आर यूजिंग इट बट वी आर नॉट श्योर वेदर जो आपने कोई बात नहीं कर सकते, डेफिनेटली। तो ये है सिपलिंग में, वो भी है माइनर चीज़ें। माइनर चीज़ों में एक खास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा आपको कि वार्प के अलॉन्ग कहीं हैंड स्पन शॉल में आप जो इसके साथ ना डीपली कर रहे हैं काम, रिसर्च कर रहे हैं, टेस्टिंग वाले आपके, वो जो फ्रिंज होती है ना, फ्रिंज में खुसूसन फ्रिंज में कहीं ना कहीं किसी थ्रेड में आपको ना वो स्पिनिंग एरर डिफेक्ट जैसा उभरा हुआ दिखेगा। ये मैं लैब में बाद में इंशाल्लाह अगर मुझे शॉल होगा तो मैं दिखाऊंगा। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी टू जज इट्स हैंड्स। मशीन स्पन में वैसी चीज़ होती नहीं,
वो एक ख़ास चीज़ है एंड आई वाज एबल टू गेट दैट थ्रू रफूकर्स, क्योंकि मेरा रफूकर उनके साथ बहुत आना जाना रहता है एक ख़ास चीज़ को टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने वो एक चीज़ एक दिखाई हमें कि जो स्पेसिफिक फीचर है हैंड स्पन, वो क्या होता है, धागा ये है ट्विस्टेड धागा है, ट्विस्टेड धागे में बीच में उभराव होता है एक प्लाई का, वो अपोजिट ट्विस्ट हुआ होता है। वो फीचर क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी, मगर वो है, वो मशीन स्पन में कभी नहीं होता, नेवर। मशीन स्पन में वैसी चीज़ होती ही नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। और निब का ख्याल रखना, निब सिपलिंग डिफेक्ट है मशीन स्पन का, हैंड स्पन में निब आना ही नहीं चाहिए। अब देखिए फैब्रिक फॉर्म में एक मसला है उसमें जो टेस्टिंग वालों को देखना पड़ेगा कि जब आपका वीविंग में कटता है ना धागा, उसको फिर वीवर को बेचारे को नॉट देना पड़ता है। उस नॉट और निब में फ़र्क डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मतलब तुझे वही बेचारा तम हैंड स्पन हैंड वोन कर नॉट तुझे वही अथी निब तो बनो मशीन स्पन, उसमें फ़र्क होता है, वो आपको डिफरेंशिएट सीखना आना चाहिए। That comes with experience. That comes with the experience. हाँ, ये रही सिपलिंग में। और भी है थोड़ी छोटी माइनर चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ है वो ये जो मैंने बोला। रहा वीविंग का सवाल, वीविंग में देयर इज़ ओनली हैंडलूम प्रोटोकॉल जो हमें सेंट्रल हैंडलूम डिपार्टमेंट ने ही दी है। उसमें 15 पॉइंट उन्होंने रखे हैं। 15 पॉइंट का वो एक पूरा डॉक्यूमेंट है, किसी को चाहिए तो मैं दे दूँगा। उसमें खास चीज़ यही है, वेरिएशन इन एंड्स एंड पिक्स। अगर आपका 2 से ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया तो यू हैव टू से दैट इट इज़ हैंड, इवन दैट इज़ फूलिश। वो पता नहीं कैसे उन्होंने रखा है। और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, सैल्वेज एंड्स। सैल्वेज आपकी है मशीन स्पन में यूनिफॉर्म होती है, हैंड स्पन यूनिफॉर्म में होती है। और दूसरी एक और चीज़ है, जो सैल्वेज साइड से कटना है धागे का, वो बहुत आम है। तो वहाँ बहुत जगहों पे आप ना कटने के निशान, नॉट्स के निशान देखेंगे। पावर लूम में कभी नहीं कटेगा, नेवर। अगर वो कटना स्टार्ट हो गया ना तो उसकी प्रोडक्शन फिर कम हो जाएगी, वो मशीन ही फेंक देगी। तो सैल्वेज एंड्स पे इन पर्टिकुलर, नॉट इन बिटवीन, सैल्वेज एंड्स पे जब आप देखेंगे ना नॉट्स ज़्यादा पर्टिकुलर लेंथ पे, तो यू कैन जज दैट इट इज़। और वो प्रोटोकॉल है, हैंडलूम का प्रोटोकॉल है। और सैल्वेज की यूनिफॉर्मिटी, सैल्वेज आपका यूनिफॉर्म नहीं होता। अब सैल्वेज यूनिफॉर्मिटी आपको मसला हो जाता है जब आपका एम्ब्रॉयडरी शॉल है, तिमन काज कर। अब अगर एम्ब्रॉयडरी करके तो सैल्वेज आपको दिखेगी नहीं। अब अगर वो अच्छा है, आपकी फ्रेंडली है, वो एंड के 3-4 इंच उसने छोड़े होंगे एटलीस्ट एंड के कॉलम के साइड से, वो चीज़ अगर आप उस वहाँ देखेंगे उस पे भी आप जज कर सकते हैं। तो मेन ये है टेक्सचर, अगर टेक्सचर आपको लगा। और पावर लूम का पश्मीना बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप देखेंगे। लाइट वेट ही यूजुअली होता है पावर लूम पे वो हेवी वेट कपड़ा नहीं बनाते हैं, वो है। अच्छा, वेट का कुछ कल थोड़ा उठाने यूजुअली वेट का क्या असर पड़ता है? वेट का Is weight a parameter to differentiate hands and machines पर नहीं, पैरामीटर नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन ये है पावर लूम वाला कपड़ा अक्सर लाइट वेट ही होता है, लाइट वेट ही होता है। वो 140 प्लस काउंट का बनाते हैं, 180 भी बनाते हैं, क्योंकि इनका पावर लूम का कपड़ा ज़्यादा चलता है। रुमाल में ये मोटी बना नहीं सकते हैं, तकरीबन फिक्स। इसमें एक और चीज़ है ना जो हम अभी बात कर रहे थे कि we need a carrier fiber. Just hand wool में carrier fiber की जरूरत नहीं पड़ती। But one is we make a machine spun yarn and then machine spun उसमें carrier और जब मानस we go for chemical dissolution, उसको हम HCl वगैरह डालते हैं तो obviously उसका weight आधा तो जितना अगर फॉर 40% डाला होगा तो 40% नायलॉन तो निकलेगा, weight तो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, लेकिन वो आपने पहले उसी लेवल पे बनाया होगा ना। फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि फिनिशिंग प्रोडक्ट आपका 200 ग्राम से नीचे होना ही नहीं चाहिए, 180 ग्राम से नीचे होना ही नहीं चाहिए। सुशीना मैं थोड़ा ज़रूरी करूँ क्योंकि उनका ऑर्डर उसी बेस पे फिर होगा ना। मैंने जब रुमाल दी है, मेन रुमाल का 54 आसे 10 ग्राम कम से कम, वो 40 ग्राम 70 ग्राम ही मैं लूँगा ही। तो वो फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन आपका गिलिंग में उसी लेवल पे बनेंगे ताकि जब उसकी डिसोल्यूशन हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, वो एटलीस्ट इतना तो रहे, वो होता है। बट अब सिर्फ एक्सपर्ट का काम है वो चीज़ भी पकड़ना, फाइबर में गैप्स रही तो यस, that is one of the parameters and that will be a standard method in future। मैं आपको अभी बोल देता हूँ, फ्यूचर में जब स्टैंडर्ड बनेगा ना सिपलिंग का, उसका वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होगा कि कैरियर वाला थ्रेड जो होगा उसमें गैप्स होंगे। वो गैप कैसे स्टडी करनी है वो जब आपने जीएस के लिए अप्लाई किया ना उस वक्त कुछ पैरामीटर्स आपने ऐसे ही किए, जैसे आपने पूरे 4 पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, 4 हमने स्पेसिफिकेशन रखी सेट। उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किए
मतलब तिमन कर ना उन्होंने कोई साइंटिफिक रिसर्च अब बिकॉज़ नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड इसका मतलब आप नहीं फेल आप डॉक्टर साहब देखिए उसमें क्या है उनका रोल है आप किसी भी बंदे ने जीआई को मैंने देखा मतलब अभी हम और जीआई में घुस रहे हैं बाकी क्लास में भी उनको नहीं है टेंशन कि ये इनको मिल जाएगा तो कोई मसला तो नहीं है आप साइंटिफिक रिसर्च करके वो प्रूव करेंगे उनको देखना है कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी ग्राफ में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगी ना उनको चेक भी करने की जरूरत नहीं इसमें जब आपने कश्मीर लिख दिया ना तो स्पेसिफिकेशन में उनको घुसना ही नहीं था क्योंकि आपने कश्मीर लिख दिया वो उधर ही सॉर्ट आउट हो गया नेपाल चाइना ने तो पहले ही विड्रॉ कर दिया तो भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं वो उनका मैंडेट भी नहीं है और सेटअप भी नहीं है नॉर्मली दैट जीआई डॉक्यूमेंट डिमांड इज अगर फूड की हो बात करेंगे तो केमिकल कंपोजिशन एंड अगर बेसिक रिसर्च डेटा जो अवेलेबल होगा वो भी उनको होना चाहिए सिमिलरली आपने अगर किया तो उस वक्त आपने कुछ डेटा तो उनको सबमिट किया होगा ना डिटेल डेटा एग्जैक्टली मैं उसमें पायलट प्रोजेक्ट ही हुआ था बाज़ाब्ता उसमें वो स्टेटमेंट ऑफ बिकॉज़ दे वांट दैट किसी दिन अगर आप आएंगे मैं वो स्टेटमेंट ऑफ केस डॉक्यूमेंट ही आपको दिखाऊंगा उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने स्टडी करके उनको एक्सप्लेन करके मगर मेरा जो पर्सनली रहा उसमें वहाँ ज़्यादा वो नहीं देखते हैं मतलब इन डेप्थ नहीं देखते हैं वो सिर्फ देखते हैं डॉक्यूमेंट है कि नहीं आपका क्वालिटी मैनुअल है स्पेसिफिकेशन आपने दी है दे डोंट केयर कि आपने स्पेसिफिकेशन में क्या रखा है जब उन्होंने फ्लोट किया गैजेट में वो गैजेट में ऑब्जेक्शन आएगी तब वो फिर देखते हैं ऑब्जेक्शन ऐसे ही तो नहीं आएगी टाइम पीरियड फॉर once they there is 4 months time issue that on gazette then उसके बाद 4 महीने के अंदर अगर ऑब्जेक्शन नहीं आई then they grant it हाँ वो ऑब्जेक्शन है आपको बोथ एक तो जीआई देने के लिए और जीआई की रजिस्ट्रेशन एज ऑथराइज्ड यूजर देने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं समझाऊंगा आपको You can be either authorized proprietor of GI or you can be authorized user. दो टाइप्स के यूजर्स होते हैं. Authorized proprietor तो वही हुआ जिसने GI करवाया. हमारे केस में जैसे हमने तहफ़्फ़ुज़ के थ्रू करवाया, कारपेट के केस में मीरास के थ्रू करवाया या अब गवर्नमेंट अपने लेवल पे करवा रही है. वो हुआ authorized proprietor. अब जो बाकी इसमें यूज कर रहे हैं जैसे पब्लिक डोमेन की बात मैंने पहले बोली GI होता है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ गई है चीज़. जो बाकी यूजर्स हैं उनके हुकूक भी तो है वो ऐड करवाते हैं अपने आप को एज ऑथराइज्ड user. That means a Pashmina businessman is a authorized user. When he can be authorized user. If he applies, उसको कोई अलग नंबर मिलता है. Yes, उसको अलग नंबर मिलता है. Authorized user membership मिलती है और that has to be done through that particular authorized proprietor. हमारे केस में जैसे तहफ़्फ़ुज़ है. आपको authorized user आप है पश्मीना के साथ सदियों से कर रहे हैं. बट आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हाँ मैं था तो पहले से ही था. अब आपको लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा टू गेट रजिस्ट्रेशन डन. उसके लिए क्या है ऑथराइज्ड प्रोप्राइटर जिसको ग्रांट दी गई है उसके पास आप जाएंगे वो आपकी एप्लीकेशन जीआई को सबमिट करेगा रिकमेंड करेगा हाँ वी सर्टिफाई दैट दिस पर्टिकुलर गाय और दिस पर्टिकुलर कंपनी इज अ जेन्युइन ऑथराइज्ड यूजर ऑफ दिस पर्टिकुलर जीआई में फिर वो वैसे ही करेंगे गैजेट में पब्लिश करेंगे और उसकी भी वही हमारे यहाँ पे ये पश्मीना अगर यहाँ पे हमारे पश्मीना ये सारे हैं रजिस्टर्ड यूजर्स उसमें है ना थोड़ा सा क्योंकि मैंने लिस्ट भी उसी हिसाब से जैसे this is for my information also because we are involved right now with Vazwan we are ना actually हम अंदर सब उसमें कोई फायदा नहीं है ना मैं हम थोड़ी कर रहे हैं we have been asked to do it and we have been asked to do it वो मेरा point यहाँ पे ये है कि then those आशपास community जो है then they will be users you will have to make some society obviously उसके बगैर थोड़ी वो register करेंगे नहीं अब हो सकता है पहले नहीं हो सकता कैसे you can approach through government also पहले हम नहीं कर पाते थे नहीं as a department इसमें अभी भी इसमें ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी विल बी द फैसिलिटेटर एक्चुअली अप्लाई करना है वी विल बी द फैसिलिटेटर अब इसमें यही है ना डॉक्टर साहब एक्चुअली कम्युनिटी को आप देख लेना क्योंकि हमने तो अभी नहीं किया 18 के बाद बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में डिपार्टमेंटों ने ही डायरेक्ट जीआई लिया है. अभी अगर आप गैजेट में देखेंगे ना बहुत सारे जीआई में एज ऑथराइज्ड प्रोप्राइटर से डायरेक्ट डिपार्टमेंट है. पता है जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है सैफरान पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तब लेकिन सैफरान को भी सोसाइटी बनी नहीं इसमें अभी भी आई एम टॉकिंग अबाउट रीसेंट बिकॉज़ रजनीकांत वगैरह जो नहीं इसमें फैसिलिटेट करता है वहाँ से उसने सारा ही गिव अस ब्रीफ अबाउट दिस थिंग. अब है बेटर भी है हमारे केस में मुझे लगा कि सोसाइटी को अगर आप आगे रखेंगे ना they would be able to obviously डिपार्टमेंट को इसके साथ कुछ नहीं बिकॉज़ एक्चुअल जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर फार्मर्स दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड द पीपल दे आर they would be able to do it in a better way.
तो ये चीज़ है, आप क्वेश्चन आंसर मैंने रखा था आधा घंटा, मुझे लगता है नमाज का टाइम हो गया। we are facilitator. वी आर फैसिलिटेटर, जैसे हमारे केस में सीडीए इज अ फैसिलिटेटर, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीकैप्स इज अ फैसिलिटेटर। ये तो मीरास तो इनकी है, तहफ़्फ़ुज़ मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब हमारे केस में मैंने देखा, अगर आपने सारे राइट्स इस इनको ही दे दिए ना, आर्टिजन्स को दे दिए, ग्रोवर्स को दे दिए, तो दे विल फाइट इट आउट बिटवीन देम। तो एंड में वो उसका फिर कीमा ही निकाल देंगे। तो यस, यू विल हैव टू रेगुलेट, कुछ ऐसी चीज़ें रखनी पड़ेगी जब आप सिस्टम बनाएंगे डॉक्टर साहब। ये खुद ही ऑन देयर ओन दे शुड नॉट बी एबल टू डिसाइड एवरीथिंग। दे शुड मैंडेटरली कीप गवर्नमेंट सेक्शन, आपके केस में स्क्वाश या हमारे केस में डिपार्टमेंट, उनके बगैर ये कोई काम नहीं करना चाहिए। उसमें आप MOU करें इनके साथ, या कोई ऐसा लीगल हर्डल रखे जो ये ऑन देयर ओन दे शुड नॉट बी एबल टू डिसाइड एवरीथिंग। अगर आप इन पे रखा तो दे विल ruin this। वो तो ऑब्वियसली वो तो अभी चल रहा है, बिजनेस में आपके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपको लग रहा है